ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इट्स मी शर्मीन और करंटली आई एम वर्किंग विद द यूके बेस्ड बीपीओ। ओके, तो फर्स्ट हमारी स्लाइड है जनाब, दिस इज एचआर सेशन की। नेक्स्ट में हम देखेंगे एचआर फंडामेंटल्स, एचआर फंक्शंस। ये बेसिकली हमारा सेशन का एजेंडा है, जो इस सेशन में हम आज के और कल के दोनों को मिलाकर हम क्या क्या इस सेशन में सीखेंगे। One is HR fundamental and another is HR functions. Third is HR life cycle, strategic HR, पाकिस्तानी challenges in HR जो कि हम फेस कर रहे हैं, एक्टिविटीज, और उसके साथ हम करेंगे और डिस्कशंस करेंगे आपके साथ। सेकंड में हम हैं लर्निंग आउटकम्स, जो उसके आ रहे हैं वो हमारे पास आपको समझ आ जाएगा कि हम एचआर, व्हाट इज एचआर, पहले तो ये हम जानेंगे। और इसका आउटकम हमारे सेशन का ये मिलेगा कि हम पर्सनल मैनेजमेंट और एचआरएम, जो ओवरऑल पर्सनल कहते हैं, जो हमारा पुराना वाला एचआर था वो हमारे साथ कैसे चल रहा है, और जो अब हम न्यू एचआर में जो आज के बहुत सारे, जैसे अभी एक पार्टिसिपेंट ने मुझसे कहा कि हम पुराने एचआर को देख रहे हैं, आज की नई जिद्दत को देखना चाहते हैं, तो उसके हवाले से हम न्यू एचआर और प्रीवियस एचआर प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कशन करके हम सीखेंगे। इसमें एचआर फंक्शंस देखेंगे, एम्प्लॉय लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा स्ट्रेटेजिक एचआर देखेंगे कि की टर्म्स बहुत ज्यादा आजकल यूज हो रही है तो वो कैसे हो। तो यहां से पहले हम स्टार्ट करते हैं आइस ब्रेकिंग। व्हाट इज एचआर, मेरे पार्टिसिपेंट के जहन में क्या क्या है, एचआर को आप क्या समझते हैं, बताना चाहेंगे कोई? ये किसी भी अस्सलाम ऑर्गेनाइजेशन के वालेकुम। अंदर ह्यूमन ह्यूमन मैनेजमेंट को जो है रेफर करता है। ये सारा एचआर पूरे ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसमें एचआर जो है ना पूरी पूरी ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं। बिल्कुल सही। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? यस मैडम अस्सलाम आज वालेकुम। मेजर चाहिए। एज सॉरी, आई सेड अर्लियर, जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, हैंड रेज के ऑप्शन के ऊपर टैप करें। यस, उजैर से हम पूछते हैं, उजैर क्या वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं इसके ऊपर। बाकी लोगों को भी इसी तरह इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इस तरह क्लास का डिकोरम बना रहेगा। आई होप आप लोग इसको जो है वो माइंड नहीं करेंगे। जी उजैर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस सर, What मैडम का comes to your क्वेश्चन था। mind when you heard about HR? यस यस, HR is about managing operations related to people in any organization. It's about making policies, implementation of labor, especially labor laws. हम्म, Yes ma'am, this सही is है। from my side. देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जो एचआर है, दिस इज द ब्रिज बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय। ठीक है, इसमें हमारे पास एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान में जितने भी इश्यूज हैं वो हम एचआर का पार्ट है कि वो उसको रिजॉल्व भी करवाता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी देख लेता है, उसमें एम्प्लॉयज के इश्यूज और हमें मैनेजमेंट, हमें दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। दिस इज द बेसिक एचआर वर्किंग्स। ठीक है, जो एचआर के फंडामेंटल्स हम डिस्कस करते हैं, तो एचआर के बेसिकली तीन फंडामेंटल्स हैं। एक है पॉलिसी, एक है पीपल, और कहना है कि these all are rules and regulations, and last is PMS, which is performance management system. This is the HRM fundamentals. Ma'am, your ठीक voice है, was non-audible, sir. non audible, wait just a second, give me। ठीक है जी, तो होपफुली एचआर का आप लोगों को समझ आ गया होगा, या कुछ और आपने पूछना है तो पूछ सकते हैं कि बेसिक एचआर व्हाट इज डूइंग और उसके फंडामेंटल्स क्या। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही थी, सिग्नल कट गए थे। आप इसका जो है वो कर देती हूँ। मैंने कहा एचआर जो है वो बेसिकली एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान का ब्रिज है। ठीक है, और उसके अलावा जो उसकी बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो ये होती हैं कि एक हम पीपल होता है, सेकंड इज पॉलिसी, थर्ड इज पीएमएस। जब पीपल पीपल इज लाइक एम्प्लॉय, हम जब हायर करते हैं तो उनकी पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस वो हम उसको बताते हैं, उसके बाद हम पीएमएस की तरफ चले जाते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ एचआरएम फंडामेंटल्स। क्लियर?
Yes, yes, it's clear. Thank you. Yes, ma'am. ओके, अच्छा अब हम आते हैं एचआर फंक्शंस की तरफ, राइट। बल्कि हमारे पास जो अभी हमारे पास स्लाइड्स आ रही है, एचआर फंक्शन इज आई गेस आगे है, यस इन द डिटेल्स, सॉरी, evolution. Another slide is evolution of HR: personnel administration, human resource, strategic HR, HR business partner. पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। पर्सनल में जो चीजें पेपर वर्क हो रही है या जो पिछला हमारा एचआर के जो प्रैक्टिसेस रही हैं, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। हम जितनी जो चीजें वर्किंग कर रहे थे पहले, हमारे पास पेरोल सिस्टम वाज नॉट इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं था, लोगों ने इतनी ज्यादा चीजें हमारे यहाँ जैसे कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, हमारे पहले सिर्फ एक ईआरपी ऑरेकल बेस्ड चला करता था, जिसके बेसिस पे हम सिर्फ डेटा एंट्री करते थे एंड वी वर जस्ट पुटिंग वैल्यूज एंड गेटिंग द आंसर्स, बस करंटली, बट एट द सेम टाइम, सॉरी, एट द सेम टाइम हमने जो है वो एचआर को बहुत इंप्रूव कर लिया है, जिसमें हमारे पास बेनिफिट्स एंड कॉम्पनसेशन में हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, हम एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग में बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, उसके अलावा हम एम्प्लॉयज को की रिटेंशन में जो हमारा नया एचआर है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है, मोटिवेशंस बहुत ज्यादा हो रही हैं। दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ एचआर नाउअडेज। बेसिकली जो हमारा पिछला एचआर था वो हमारे हिसाब से बहुत पीछे था, उसमें मोटिवेशन नहीं थी, वो लोगों को क्या समझते थे जी, पीपल आर लाइक ठीक है, दिस इज द पीस ऑफ अ पेपर, आ जाए इंसान, आपने काम किया उसको ऑफ कर दिया, बट नाउ अडेज पीपल जो कि हम हायर कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, दे ऑल आर आवर एसेट। जो आज का एचआर है वो बताता ये है कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो कंपनी के लिए एसेट है। जस्ट लाइक हमारी जो पिछली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हमारी चल रही थी, उसमें हमारे पास जो सबसे बड़ा पुराना जो पर्सनल एचआर का इशू आता था वो ये होता था कि मैन्युफैक्चरिंग में जो लेबर काम करती थी उसकी वैल्यू नहीं थी, जो पिछले सरमायादार थे उनके लिए उसकी वैल्यू नहीं थी। प्रॉब्लम उनको क्या होता था कि क्योंकि वो अगर लेट्स से कोई प्लास्टिक की कोई इंडस्ट्री है तो वो मोल्ड जो इंपोर्ट कर रहे हैं कहीं कंपनी से या उनकी, वो कहते थे हमारी मशीनरी पे पैसा लगा हुआ है और वो हमारा एसेट है। बट नाउ न्यू एचआर इज टेलिंग अस नो, अगर आपकी मशीनरी एसेट है तो उसको चलाने वाला उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंजीनियर नहीं आएगा तो फिर कंपनी में प्रोडक्शन का वेस्टेज आएगा। दीज ऑल आर लाइक वेस्टेज इंसेंटिव्स, और ये तमाम तर चीजें हमारी ये न्यू एचआर ने डेवलप की हैं, जो कि पर्सनल में ये चीजें नहीं हो रही थी। वो रखते थे बंदा, हायरिंग और फायरिंग, दैट वाज द बेसिक कंसेप्ट इन द पर्सनल एचआर। बट द न्यू एचआर मैनेजमेंट जो अब हमारे पास आ रही है, तो वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि कैसे हम इवोल्यूशन कर रहे हैं एचआर में। स्ट्रेटेजिकली हम देख रहे होते हैं, स्ट्रेटेजिकली एचआर में हम किस तरह देखते हैं कि कंपनी का अगर कोई गोल है तो उस गोल के हिसाब से हम किस तरह उनको हेल्प कर सकते हैं उस गोल को अचीव करने में। लेट्स से अगर कंपनी का विजन है या मिशन है, हम उसको फॉलो करते हैं, और उसको फॉलो करने के साथ साथ हमारे पास सबसे पहले हमने गोल्स के हिसाब से ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट इज अ मेन पार्ट ऑफ एम्प्लॉय, जिसमें एचआर हेल्प करता है और वो कंपनी के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से एचआर हायरिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शंस वो इसी बेसिस पे करता है। ये स्ट्रैटेजी होती है एचआर की कि जो कंपनी को उनकी वर्क फोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है, जो कि प्लानिंग है, उस प्लानिंग के हिसाब से चलते रहना है, और उस प्लानिंग को देखते हुए हमारा जो एचआर है वो हेल्प यहाँ ये स्ट्रेटेजी चला रहा होता है कि जो हमारी नीड्स है, जो हमारी वांट्स हैं, हम उस हिसाब से एम्प्लॉय हायर करें। और अब हम आ जाते हैं एचआर बिजनेस पार्टनर। जो एचआर बिजनेस पार्टनर है उसका बेसिक वर्क ये होता है कि अगर हम एम्प्लॉय रख रहे हैं तो उसके लिए कंपनी को भी क्या फायदा हो रहा है, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। अगर हम कोई एम्प्लॉय हायर करते हैं तो पर हायरिंग कॉस्ट क्या आती है। एचआर बिजनेस पार्टनर इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु विल लेट द कंपनी नोज कि जहां पे
बिजनेस में हमें हेल्प हो रही हो, वहां पे टेकी सेवी भी आ जाता है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम सेविंग्स करते हैं। हम कोई एम्प्लॉय हायर करते हैं तो उस एम्प्लॉय के लिए हमारे पास पर हायर कॉस्टिंग्स और उसकी जितनी बेनिफिट्स कॉम्पनसेशंस वगैरह है, वो तमाम तर चीजें एचआर बिजनेस पार्टनर हमें बता रहा होता है। जी भाई, ये वाली स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सवाल कर सकते मैडम मेरा एक क्वेश्चन, मुझे ये बताइए कि जनरली HR जैसे डिफरेंट कंपनीज में है, हैं। तो ये HR रिपोर्ट किसको करते हैं? आई जस्ट वांट टू नो CEO। ये डायरेक्टली CEO को रिपोर्ट Yes। नॉर्मली CEO को रिपोर्ट किया जाता है, HR BP इनको रिपोर्ट कर रहा है, राइट? बिल्कुल। इसमें देखिए दो कंडीशंस होती हैं। अब हमारे जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं ना, एक होती है मल्टीनेशनल कंपनीज, दे आर फॉलोइंग द कंप्लीट हायरार्की। बट एट द सेम टाइम इफ यू गो फॉर सोल प्रोप्राइटर, तो वहां पे एक सेट होता है, Yes, exactly. and he is the MD, he is the director, he is the CEO, and he would be the whole and soul one man army show. तो वहां पे HR रिपोर्ट कर रहा होता है CEO। बट इफ अगर आप कंप्लीट हायरार्की पे जाते हैं तो आपके पास COO होता है, आप पहले उसको जाते हैं, एंड देन CEO will be the responsible person who will be answerable for every question of HR which is raising. Anything else? No? Yes, ma'am. I want to ask a question related to HR business partner. So I wanted to ask that at a very same time, can we give services to the multiple clients? Like I had been working as a talent acquisition manager, और साथ साथ में रिक्रूटमेंट का, तो एट अ सेम टाइम मैं डिफरेंट लोगों को अपनी सर्विस दे सकता हूँ एज अ फ्रीलांसर, अगर मैं एज बिल्कुल। बिजनेस पार्टनर बनूं? ठीक है, आपका सवाल कंप्लीट हुआ तो आंसर करूं आपको सर? यस मैम प्लीज। अच्छा, आपका ये सवाल था, मैं आपका सवाल रिपीट कर रही हूँ कि जो HR बिजनेस पार्टनर है ऑन जॉब, वो सर्विसेज दे सकता है फ्रीलांस या नहीं? एम आई राइट? यस एग्जैक्टली, कि मैं मल्टीपल ब्रांड्स को या मल्टीपल कंपनीज को एचआर बिजनेस पार्टनर सर्विसेज दे सकता हूँ, या सिर्फ एक कंपनी को एट अ टाइम में दे सकता हूँ, और वो प्रोफेशनल कौन सा तरीका रहेगा, इसमें प्लीज मुझे बता दें। प्रोफेशनल इज फाइन, हमारे पास प्रोफेशनलिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एट द सेम टाइम वेयर आर यू वर्किंग, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम कंपनी। क्योंकि देखें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक चीज होती है जिसमें आपका, क्योंकि काम आप अपनी कंपनी के लिए भी HR का कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर आप टैलेंट एक्विजिशन देख रहे हैं तो HR बिजनेस पार्टनर में आपकी पीपल एंगेजमेंट्स होंगी, ठीक है, probably they will gonna ask you to recruit somebody, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर तो आपकी कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई पॉलिसी या प्रोसीजर नहीं है, सो देन यू कैन कंटिन्यू। अगर आपकी कंपनी आपको रोकेगी तो फिर आपको बाउंड होना पड़ेगा, इसके लिए आपको पॉलिसी और प्रोसीजर पढ़नी पड़ेगी तब। जी ओके, थैंक यू सो वेरी मच, इट्स क्लियर, अप्रिशिएट। वेलकम। Anybody Anybody else else? with the question? वसीम साहब ने हैंड रेस किया हुआ है। ओके, और किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अभी अनम्यूट करके, यू हैव राइट्स। आयशा। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है HRBP के हवाले से। मैम ये HRBP का जरा कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर कर दीजिएगा, ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब किस तरह से ये किसी बिजनेस को हेल्प आउट करता है HRBP? ठीक है, देखिए, आपकी कंपनी का विजन है या मिशन है, दोनों, किसी भी कंपनी का, ठीक है, उसको देखते हुए HRBP, लेट्स से मैं आपको बड़ा सिंपल बड़ी एग्जांपल दे दूंगी कि अगर कोई मैनेजर हमने किसी का हायर कर, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट का, उस डिपार्टमेंट में उसके नीड्स क्या हैं एनालिसिस करेगा वो पहले HRBP, कि उसको क्या किस मतलब उसकी एलिजिबिलिटीज क्या हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसकी तमाम तर चीजें वो एनालिसिस करेगा। उसके बाद वो रिक्रूटमेंट या टैलेंट एक्विजिशन का अगर कोई बंदा है तो वो उसको फॉरवर्ड करेगा कि दिस इज व्हाट वी वांट, और ये इस तरह कंपनी को हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर वो रिक्रूटमेंट वाला गलत रिक्रूट कर देगा तो इसमें कंपनी का लॉस हो,
ठीक है। इसी तरीके से दूसरा ये होता है कि अगर रिक्रूटमेंट वाला कोई बंदा हायर करता है, आपको पता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप एड पोस्टिंग के जरिए एम्प्लॉय हायर कर रहे होते हैं, रिक्रूटमेंट हो रही होती है। तो उस रिक्रूटमेंट में अगर कोई एम्प्लॉय आप हायर कर रहे हैं तो उस बेसिस पे उसकी कॉस्ट जितनी आ रही है वो कैलकुलेशन का पार्ट भी एचआरबीपी ही देख रहा होता है। और बहुत सारी जगहों पे ओवरऑल ऑलराउंडर बीइंग अ एचआर मैनेजर, एचआरबीपी इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। This I have a question that what is the difference Okay, between anybody else with the question? प्लीज होल्ड, सॉरी। what is the difference between recruitment and selection and talent acquisition? देखें, टैलेंट एक्विजिशन इज एक कंप्लीट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। उसके पार्ट से आपके पास रिक्रूटमेंट आती है। रिक्रूटमेंट कहते हैं किसी भी चीज को अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आई है फॉर द जॉब पोजीशन, तो उसके लिए आपको बंदा सेलेक्ट करना, बंदा सर्च करना है, उसकी स्क्रीनिंग आती है। रिक्रूटमेंट एज अ कंप्लीट प्रोसेस। हम जब अभी एम्प्लॉय लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, सो देन यू विल नो एवरीथिंग कि उसमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है। उसमें स्क्रीनिंग आ जाती है, सोर्सिंग आ जाती है। पहले हम सोर्स करते हैं, फिर स्क्रीनिंग करते हैं। इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। लेकिन फिर यहाँ पे talent acquisition Talent acquisition is the position who is ready to search। हम टैलेंट को एक्विजिट करते हैं। आप बड़ा सिंपल मतलब है, टैलेंट को एक्विजिट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं एग्जैक्ट जो कि हमें नीड है। लेट्स से अगर हमें यहाँ पे मेरे पढ़ाने की नीड है, सो दिस इज माय टैलेंट जो विच इज यू नीड टू एक्विजिट कि मैं इस काबिल हूँ भी या नहीं। इवैल्यूएशन करना तमाम कुछ। sometimes जैसे पोस्टिंग होती हैं तो उसको लिखा होता है कि talent acquisition वो चाहिए हमें, लेकिन हम बहुत जगह ना कि specified for the recruitment and selection, तो यहाँ एक ये confusion sometimes कुछ position। दिस इज ऑल आवर टर्मिनोलॉजी डिफरेंस, लेकिन काम दोनों का एक, ठीक है। रिक्रूटमेंट वाला भी फाइंड आउट करता है, ठीक है, एम्प्लॉय आपका। और टैलेंट एक्विजिशन इज द डिपार्टमेंटल नेम। जस्ट लाइक अगर मैं फाइनेंस और अकाउंट्स को आपको कह दूं तो फाइनेंस इज डिफरेंट, अकाउंट इज डिफरेंट, बट हेड उनका एक ही है। Okay, so we can say this कि sometimes के ठीक है फाइनेंस कर रहे हैं ये, अब उसमें कुछ लोग पेरोल उस फाइनेंस वालों को दे देते हैं, सब कंपनी का एचआर से हटा के। तो वो पेरोल जो है अगर जो लुक आफ्टर कर रहा है तो समझिए कि वो उसको एक्विजिट कर रहा है। कैन वी से दिस? नो। एक्विजिट कैसे करें? मतलब वो उसकी जैसे मैंने जो आपके उससे क्या किया कि ये टैलेंट एक्विजिट अगर, तो आपको जिस पर्सन की जरूरत है और जिसके लिए फिट है तो आप वो सिलेक्ट करते हैं, ऐसा ही? बिल्कुल। तो फाइनेंस में अगर किसी आपके हाँ, दैट आई गॉट टू नो कि अगर आप चाहते हैं आपकी कंपनी में पेरोल फाइनेंस वाला चला है, सो यस ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड आउट फॉर दैट डिपार्टमेंट। तो बेसिकली ये Question, sorry for the interruption. Would you be यस, sorry for the interruption? अगर कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है फिजिकल ऑडियंस से तो आप काइंडली रिपीट कर दिया करें उसको। ओके, आपको आवाज नहीं? दो क्वेश्चंस आर नेवर स्टूपिड। ओके ओके ओके, शुड आई रिपीट इट अगेन? नहीं, बस मैं ये कह रहा था कि अगर कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिजिकल ऑडियंस की तरफ से आता है तो बाकी लोगों के लिए भी वो एक हो जाए, तो इसलिए आप रिपीट करके आंसर कर दिया करें। थैंक यू। ओके, मैडम अगर मैं इसको समाप्त करूं जो मैडम ने क्वेश्चन किया, सो बेसिकली टैलेंट एक्विजिशन मींस के जो हमारी रिक्वायरमेंट है जी, कंपनी में किसी रेलेवेंट डिपार्टमेंट में अगर हमें कोई बंदा चाहिए तो हम उसको एक्वायर करके ऑब्वियसली यही बिल्कुल, दिस इज द वर्क ऑफ टैलेंट। लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू रहेंगे वो रिक्रूटमेंट का दैट इज द प्रोसेस ऑफ इट। सो या दैट्स आई गॉट समझ में आई बात। तो वो टैलेंट एक्विजिशन बेसिकली हमें पता It's चला है, yeah. लेकिन उसका जो प्रोसेस है जो दैट इज द ये पार्ट कंपनी ऑफ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस। वो पूरा recruitment यस, जो वो काम करेगा उस काम को, उस टर्मिनोलॉजी को कहेंगे रिक्रूटमेंट Yes. यस। ठीक है। अच्छा मैम, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड ऑन कर सकता हूँ सबके साथ, मतलब एक इसी से रिलेटेड एक्सपीरियंस रहा मेरा टैलेंट एक्विजिशन और रिक्रूटमेंट से, कहना है? यस यस प्लीज। अच्छा, बेसिकली मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ, मैम जाहिर सी बात है सीनियर है। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो टैलेंट एक्विजिशन से ऐसे पहले चल रहा था कि रिक्रूटमेंट में ये होता है कि कोई बंदा जॉब छोड़ के चला गया है और हमें उसकी फौरी तौर पे फिलफॉर ज़रूरत है बंदे की,
तो हमने समटाइम्स व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग बिफोर द टैलेंट एक्विजिशन, उस बंदे को हमने हायर कर दिया एंड दैट वाज नॉट एक्चुअली इक्वल टू के राइट पर्सन राइट जॉब के लिए। फिर आफ्टर समटाइम्स ये देखा गया कि एचआर अपनी जो पोजीशन मतलब ये कर रहा है, देख रहा है, तो वो रिक्रूट कर लेता है जल्दी से, एक बंदे को हायर करना होता है, ठीक है, जल्दबाजी में। और टैलेंट एक्विजिशन उससे ये होता है कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब, उसका पूरा आपने देखना है कि रिटेंट आगे करेगा, क्या वो उस पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल चीजें पूरी उतर रही हैं, तो उस हिसाब से उसके टैलेंट को देख के पर्टिकुलरली जॉब की जो है उसकी, वरना पहले ही हो रहा था रिक्रूटमेंट में सिर्फ हम रिक्रूट करते, कोई सा भी बंदा सोर्स किया और हमने उसको फुलफिल कर दी जॉब। Yes. I have a thing to add in this कि जैसे अब जैसे फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, we have many प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन है, इंडीड है, तो उसके ऊपर एज अ रिमोट वर्क लोगों को हायर किया जाता है फॉर टैलेंट एक्विजिशन, बिल्कुल। ताकि अर्जेंट बेसिस पे जो हायर्स होती हैं उनको पैकेज दिया जा सके। लाइक few of my friends are work as a talent acquisitor, तो वो इंडीड के ऊपर लिंक्डइन के ऊपर वो डालते हैं कि जी हमें अर्जेंट बेसिस पे एक बंदा चाहिए। सो जैसे कि ऐसा फ्रीलांसर काम करते हैं, ये एक तरह का एक रिमोटली वर्क। रिमोटिंग वर्क एचआर के लिए उन्होंने निकाला है, सो पीपल कैन वर्क थ्रू दिस एज वेल, ठीक है, टू अर्न देयर हम्म, सोर्समेंट एंड एवरीथिंग। ठीक है। So I guess I get it this point from talent acquisition कि वो एक अलग से HR का पार्ट बना दिया गया है to help HR। नहीं देखिए, जो टैलेंट एक्विजिशन बेसिकली अभी इन्होंने भी जो लास्ट, मुझे नाम नहीं इनका पता, कि ही वाज आल्सो टेलिंग अस कि देखिए जो Arnold टैलेंट Rohel, Rohel is my name, Rohel, Arnold Rohel। रोहेल की मैं बात को इसको कर लूंगी कि देखिए टैलेंट एक्विजिशन का जो बेसिक काम है ना, वो कोई भी जॉब पोस्ट अगर आई है, ठीक है, उस जॉब पोस्ट का जो एग्जैक्ट जो उसका काम है, राइट कैंडिडेट, यस मैं इनकी टर्मिनोलॉजी पे जाऊंगी कि राइट कैंडिडेट फॉर द राइट पोजीशन, ठीक है, यानी कि सही बंदा उसकी नीड्स और वांट्स को समझते हुए उस पोजीशन को वो है। अब जो बंदा फाइंड आउट कर रहा है, दे आर डूइंग रिक्रूट। नाउ क्लियर? कि हम ये कह सकते हैं कि अब का जो मॉडर्न जो एचआर है, दीज आर मोर फेयर देन जो पहले वाले थे। दे लाइक डू एंड हायर पीपल वेरी फेयरली। हाँ, वो प्रॉब्लम ये थी कि वो इस लेवल का प्रोसेस इतना ज्यादा क्लियर नहीं था उनको, कि वो जो सोर्सिंग हो रही थी वो एग्जैक्ट, जैसे अभी उन्होंने रोहेल ने कहा कि वो जो सोर्सिंग कर रहे हैं या जो चीजें कर रहे हैं, वो टैलेंट एक्विजिशन का बेसिक पार्ट यही है कि वो उस चीज को, नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करते हुए रिक्रूट करें, उसके बगैर रिक्रूटमेंट ना करें। और जो रिक्रूटर है वो जो उसकी नीड्स और वांट्स को देखते हुए वो जो फाइंड आउट कर रहा है, तो उसकी भी जिम्मेदारी यही बनती है कि वो राइट कैंडिडेट को सही पोजीशन के लिए, राइट पोजीशन के लिए कुछ अपनी इंफॉर्मेशन ज्यादा क्लियर क्लैरिफिकेशन के साथ जैसे sometimes on those vehicles में लिखा होता है कि MBA and HR from the IB और IUB। हाँ, that is eligibility, that will count in, but ये भी टैलेंट का एक पार्ट आ गया आई गेस। टैलेंट एक्विजिशन और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का जो पर्सन होता है वो एक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जरूरी तो नहीं है ना कि चाहिए, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग टैलेंट एक्विजिशन, क्योंकि जिनके पास जैसे कॉल सेंटर की फील्ड आ गई, उनके पास बहुत ज्यादा तादाद में उनको लोग चाहिए, ठीक है, उस हायरिंग के लिए वो रिक्रूटर जरूर रखते हैं, वो टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट में ही आ रहे हैं, उनका काम ये रिक्रूटमेंट होता है, वो सर्च फाइंड आउट कर रहे होते हैं। रिक्रूटमेंट का डिफरेंट प्रोसेस है, व्हेन यू विल रीड इट आउट तो फिर आपको पता चलेगा, उसमें वो सोर्सिंग करते हैं, वो तमाम तक जो काम कर रहा होता है वो रिक्रूटर कर रहा है, ठीक है, उसका काम ये होता है कि जी वो सोर्सिंग करेगा, सोर्सिंग करने के बाद उसकी बंदे को स्क्रीनिंग करेगा, उसकी रिज्यूमे की स्क्रीनिंग करने के बाद वो फिर शॉर्टलिस्ट करेगा, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा, उसके बाद इवैल्यूएशन होगी एंड देन फाइनलाइज द कैंडिडेट, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूट, ठीक है। और अब मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गया होगा कि मिस मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपको शुक्रिया, बिलाल मैं बोल रहा हूँ शेखपुरा से, और मेरी आपका लेक्चर सुन रही है। मैं एक चीज रिक्वेस्ट सबसे करना चाह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप पहले एक लेक्चर का जो है एक सेक्शन कंप्लीट कर ले, उसके बाद जो आंसर क्वेश्चनिंग है उसका एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। इस तरह जो सारा फोकस है वो डिवर्ट हो जाता है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लेक्चर पूरा हो जाए, फिर उसका एक आंसर क्वेश्चनिंग एक टाइम होना चाहिए।
अग्री बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब मैं क्वेश्चंस इग्नोर नहीं कर सकती, तो इसके लिए मैं लोगों जी के जी। साथ साथ क्वेश्चंस का आंसर कर रही हूँ। अस्सलाम ठीक है, वालेकुम मैं जी, आसिम अफजाल बात कर रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, इफ जी यू जी अलाउ। पूछे। जी, वो ये कि अभी रिसेंटली अभी किसी ने एक क्वेश्चन किया था फ्रीलांसिंग के सिलसिले में, कि फ्रीलांस जी जो है वो 2 या 3 कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं, तो आपने वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की थी। लेकिन अगर फ्रीलांसिंग जो है वो एज ए थर्ड पार्टी अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें कोई कबाहत है कि अगर वो 2-3 कंपनीज को अपनी कोई HR सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो एज ए फ्रीलांसिंग? सर आपका नाम? आसिम अफजाल। अफजाल। अफजाल देखिए, आपका क्वेश्चन फिर ये इरेलीवेंट है, लेकिन मैं आपका आंसर कर रही हूँ क्योंकि बिलाल को था कि हम पहले स्लाइड्स कर लें, और बिल्कुल मेरे पास भी टाइम का है, तो मैं क्वेश्चंस के आपका आंसर, ये आपका एक क्वेश्चन है, मैं बस कर रही हूँ। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं लास्ट में आप लोगों के जवाब देती जाऊंगी। ये आप मुझसे कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज द अनदर पार्ट। लेकिन आप का जो सवाल है कि वो फ्रीलांस कर सकता है, वो बिल्कुल कर सकता है, इसमें कहीं कबाहत नहीं है। लेकिन आपकी अगर कंपनी मना करती है, उसके प्रोसीजर्स में एक क्लॉज ऐड है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, तो वो जरूर पढ़ लें। अगर उसमें मना जी है कि जो काम आप हमारे साथ कर रहे हैं वो काम आप किसी और के साथ नहीं कर सकते, तो फिर आप बाउंड हो जाएंगे। अदरवाइज यू आर अलाउड टू वर्क फॉर फ्रीलांस। जैसे जी मैं जी जॉब करती हूँ, तो मैं जी इधर यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आ रही हूँ, तो दिस इज जी माई जी फ्रीलांस। तो जी इसमें मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाले जितने भी हैं, वो मेरा इदारा मुझे रेजिस्ट नहीं कर रहा। अगर वो रेजिस्ट नहीं कर रहा, सो आई एम ओपन टू डू दिस, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जब वो मुझे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह देंगे, क्योंकि वहाँ लर्निंग और डेवलपमेंट में भी मेरा एक पार्ट है, तो मैं अगर डेवलपमेंट की तरफ पे ट्रेनिंग्स में भी जाती हूँ, तो उस ट्रेनिंग्स के पार्ट होते हुए अगर वो मुझे अलाउ कर रहे हैं, तो दैट इज फाइन, आई कैन डू इट। ये तो मिस अदरवाइज शर्मीन मैं उस सूरत में है ना जब आप किसी कंपनी के पेरोल पे है या उनके साथ आप परमानेंट है, तो देन तो उस जी जी कंपनी की जो ऑफ कोर्स पॉलिसीज है नॉन कम्पीटिंग की वो आती हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। जब आप पूरी यस, तरह से कर ही फ्रीलांस कर रहे हैं HRBP, तो फिर तो इसमें ये कोई इशू, नॉन कम्पीटिंग क्लॉज नहीं आती। बिल्कुल सर, फिर तो आप कर सकते। ओके, बस यही मेरा मकसद था कि अगर थैंक यू। आप इंडिविजुअली कर रहे हैं तो फिर उसमें कोई हाँ, कबात फिर उस नहीं। टाइम पे नहीं आती जब आप कंपनी के साथ 100% आप उसके साथ परमानेंट ऑन जी बोर्ड हैं, तो फिर जी ये जी क्लॉज जो है वो बिल्कुल इफेक्टिव होती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली। लेकिन अगर आप कर ही रहे हैं एज ए फ्रीलांस कर रहे हैं जी HRBP को, तो फिर नहीं ये क्लॉज आती है। जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिस शर्मीन प्लीज कंटिन्यू विद द लेक्चर। ओके जी। इवोल्यूशन हमने पढ़ लिया, इवोल्यूशन आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं, स्लाइड पे। व्हाट इज HRM? Managing people strategically to achieve organizational objectives. This is what I have already explained you guys. HRM versus personal management. HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट मैं बड़े अच्छे से आपको पहले बता चुकी हूँ, अभी दोबारा एक दफा रिपीट कर देती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्सेस स्ट्रैटेजिक कैसे चल रहा है। कोई मुझे इसमें पहले बताना चाहेगा, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ इस बारे में। Ms. Sharmeen, I would like to add. यस प्लीज। Miss, actually, जब like in earlier days, like in 1990s, हमारे पास जो HRM था वो HRM वर्ड था ही नहीं, पर्सनल मैनेजमेंट ही था। तो उस वक्त लोगों का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो HR को इस तरह से समझते थे कि इट्स जस्ट अबाउट हायरिंग द पीपल। वो इसको मैनेजमेंट समझते ही नहीं थे, वो समझते थे बस हमने एक रिसोर्स हायर करनी है, वो आ जाएगी, काम पे लग जाएगी, ये होगा। फिर उसके बाद फिर 2000 मेरे ख्याल में अर्ली 2000 में भी यही चीज चली। लेकिन अब आके चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, कि जैसे कि आपने खुद भी कहा कि नाउ द ह्यूमन रिसोर्स इज ऑल्सो एन एसेट। तो व्हेन द ह्यूमन रिसोर्स इज एन एसेट, सो डेफिनेटली फिर उसमें डिफरेंट तरह की मैनेजमेंट आएगी, उसका कंपनसेशन एंड हियरार्की स्ट्रक्चर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जो कि कहीं ना कहीं HR से लिंक कर रही हैं। तो आपने जो अभी प्रीवियस इतना डीपली टैलेंट एक्विजिशन का बता दिया ना, मेरे ख्याल से तो वही इनफ है HRM को समझने के लिए। तो पर्सनल मैनेजमेंट वाज जस्ट अबाउट हायरिंग एंड रिक्रूटिंग एंड ऑल दैट, जबकि HRM इटसेल्फ इज वेरी स्ट्रेटेजिक। सो ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू। मैडम आपका नाम?
मिस सादिया सुहेल। ओके, उसके अलावा अब हम जाते हैं रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव। देखिए रिएक्टिव में क्या होता है, जो प्रॉब्लम आती है तो सॉल्व करते हैं। जैसे पुराना एचआर क्या करता था, जब प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्व कर रहे हैं, वरना बैठे हुए। ठीक है, लेट्स से अगर ईओबीआई कोई नहीं काट रहा, कोई ईओबीआई वाला तंग नहीं कर रहा है, कोई मसला नहीं है, बैठे रहे। जब आएंगे प्रॉब्लम करेंगे तो फिर आप उठते हैं और काम करते हैं। लेकिन जो प्रोएक्टिव आज का एचआर है, वो पहले से प्लान करता है कि ये फोरकास्टिंग करनी है और ये इश्यूज आ सकते हैं, तो प्रॉबेबली हम इस प्रॉब्लम को एज सून एज पॉसिबल एडवांस में उसको जाके हल कर सके। तीसरा आपके पास आ जाता है एम्प्लॉय कॉस्ट वर्सेस ह्यूमन कॉस्ट। इसके बारे में कोई बताना चाहे, क्योंकि ये तो मैंने बताया ही नहीं है। एम्प्लॉय कॉस्ट बेसिकली सिंपल ये है मैम, रुहेल है, कि आप किसी को भी हायर कर रहे हो और पुरानी जॉब के हिसाब से जो भी किसी की सैलरी रही है, आप उसको एम्प्लॉय एज समझ रहे हो। आप उसको ये नहीं देख रहे कि भाई इसके अंदर कितना एक्सपीरियंस है, कितना टैलेंट है और कितना बिजनेस लेके आ सकता है मेरे लिए बंदा। या अगर ये एज अ डॉक्टर लगता है, टेक्निकल बंदा या इंजीनियर है, तो इसकी कितनी कैपेबिलिटी है कि इसकी वजह से हमारे को इतना इतना जबरदस्त फायदा हो सकता है हमारी फर्म को। एंड अलॉन्ग विद दैट कोई बीडीओ है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, तो ह्यूमन कैपिटल के अंदर हमें उसको एनालिसिस करनी पड़ती है कि हम कौन से लेवल का बंदा लेके आ रहे हैं। देन वी डिसाइड कि उसके पर्क्स, बेनिफिट्स और उसकी सैलरी स्ट्रक्चर किस तरह से रखनी है। ओवर टू यू। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। इसमें हम देखें पर्सनल और एचआरएम को ऐसे लेके चल सकते हैं कि एम्प्लॉय जो है वो एक्सपेंस समझता था, पिछला वाला एम्प्लॉय को कॉस्ट समझा जाता था। ह्यूमन क्या अब जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को कैपिटल समझा जाता है, यानी एसेट समझा जाता है। नाउ इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन है इस स्लाइड में? बेसिकली इसमें हम ये समझा जाता था, मतलब इंसान जब हम हायर कर रहे होते थे तो उसको हम समझते थे कि ये हमने स्लेव हायर कर लिया, ठीक है, ये हमारी कॉस्ट है। मतलब हम इसको एक पीस ऑफ पेपर और लाइबिलिटी हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, या ये बिल्कुल ही, मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मशीनरी है और इंसान है तो मशीनरी को लीस्ट सॉरी ह्यूमन को जो है वो लीस्ट बॉदर कर रहे हैं और मशीनरी को ज्यादा वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय को सिर्फ एक कॉस्ट अपने ऊपर समझा जाता था कि ये हमारे ऊपर कॉस्ट कि हमने इसको रख लिया है, लेकिन हमारे लिए जो प्रोडक्टिविटी हो रही है वो सिर्फ हमारी मशीनरीज या इक्विपमेंट्स कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय को कॉस्ट समझा जाता था वर्सेस ह्यूमन कैपिटल, जो कि अब जो है ह्यूमन को कैपिटल समझा जाता है। आज एम्प्लॉय को एसेट समझा जाता है, आज एम्प्लॉय की वर्थ होती है, आज एम्प्लॉय को हम डिफरेंट मेडिकल देते हैं, हम उसको पर्क्स देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं। पहले इस तरह की चीजें नहीं थी। इसी तरीके से ओल्ड एज बेनिफिट्स भी कुछ टाइम से था, मतलब लेकिन हर कोई फॉलो नहीं कर रहा था। अब लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है। उसमें मेडिकल हो गया है, उसमें हम एलएफए देते हैं, लीव्स देते हैं, लीव्स अलाउंसेस देते हैं। सो या दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लास्ट एचआर जो पर्सनल मैनेजमेंट चल रही थी और जो अभी करंटली एचआर मैनेजमेंट चल रही है। जी एनी क्वेश्चंस? ह्यूमन कैपिटल में हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे फिजिकल एक कंपनी के एसेट्स होते हैं, कैश हो गया या दूसरे एसेट्स होते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल ये है कि हमारे पास उतने ब्रेन्स हैं या उतने प्रोफेशनल्स हैं जो उस कंपनी के कैपिटल को वैल्यू एडेड कर रहे हैं। ट्रू, ट्रू सर, बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, व्हाई एचआर मैटर्स। ठीक है, टैलेंट एक्विजिशन मैं नहीं वो डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि पहले हो गया एम्प्लॉय एंगेजमेंट्स, प्रोडक्टिविटी, कंप्लायंस, बिजनेस ग्रोथ। इसमें अगर कोई वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना मैं आपको कंटिन्यू करूँ। somebody is talking, no? ओके, एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो है वो एचआर में मोटिवेशनली या डिफरेंट एक्टिविटीज के हिसाब से एम्प्लॉय को एंगेज करता है एचआर। एचआर बेसिकली इस स्लाइड में ये कि हमें एचआर मैटर क्यों करता है कंपनी के लिए। तो सबसे पहले एम्प्लॉय को एंगेज करता है एचआर डिफरेंट मोटिवेशंस के हवाले से, उनकी डेवलपमेंट्स के हवाले से। तो यहाँ पे एम्प्लॉय एंगेजमेंट्स हो जाती है। इसके अलावा मैटर करता है एचआर क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है।
क्यों प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है? लेट्स से अब ये हमारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो जितना हमारे पास जो एचआर जाके केपीआईज हम डालते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है, वो इंडिकेशंस हमें आ जाती हैं कि एचआर को आ जाती हैं कि भाई ये इश्यूज जो हैं वो हमारे पास लोगों में कमी आ रही है। तो उसके हवाले से हम उसको देखते हुए एचआर उनको सजेस्ट करता है कि ये वाली ट्रेनिंग करवाई जाए, इस बंदे में इस चीज की कमी है, इसका जो इसकी लैकिंग्स हैं किसी एम्प्लॉय की, उस एम्प्लॉय की लैकिंग्स को आइडेंटिफाई करते हुए जब उसके ट्रेनिंग्स की तरफ जाते हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी में एचआर मैटर करता है कंपनी के लिए, ठीक है। कंप्लायंस आ जाते हैं, जैसे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं कंपनीज के। लेट्स से अगर हम काम कर रहे हैं मल्टीनेशनल के लिए तो उनके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। वो स्टैंडर्ड्स है, किसी का आईएसओ होता है, किसी का सेडेक्स होता है, किसी के डिफरेंट, लाइक लास्ट मैंने काम किया था तो रैकेट बैंकीजर के साथ काम किया था, तो रैकेट बैंकीजर में हमारे पास सेडेक्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि उनके प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड्स था कि आपके पास सेडेक्स के कंप्लायंस का हमें एक्टिवेट, जैसे आईएसओ हम रजिस्टर करवाती है कंपनी अपने आप को आईएसओ के थ्रू, सर्टिफिकेशन है ये बेसिकली, तो वो सर्टिफिकेशन के लिए उनकी सेडेक्स की थी और वहां के लोग आके आपको क्वालिटी चेकिंग करते हैं। तो वो जो कंप्लायंस है वो तमाम क्वालिटी चेकिंग्स और ऑडिट की जितनी तमाम तर चीजें हैं उस कंप्लायंस में हमारा एचआर जो है वो कंपनी को मदद करता है। बिजनेस ग्रोथ में आ जाते हैं। बिजनेस ग्रोथ में किस तरह एचआर हेल्प कर रहा होता है? बिजनेस ग्रोथ में एचआर मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो जिस तरीके से हमारी कंपनी को एम्प्लॉय चाहिए उस एम्प्लॉय को पॉलिश करता है एचआर। उस एम्प्लॉय को उसकी पॉलिशिंग के लिए उसकी जितनी कॉस्ट आ रही होती है उसको सेव करता है एचआर। अगर उसकी इंटरनल ट्रेनिंग्स हो सकती हैं तो वो उसमें कॉस्ट कर लेता है। बिजनेस की ग्रोथ इसी तरीके से बढ़ाता है कि अच्छे सेल्स के लोग हायर करता है, उनके एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेनिंग्स देते हैं, डेवलपमेंट्स करवाते हैं, तो जिसके थ्रू वो बिजनेस ग्रो करें। ठीक है जी। कोई आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट को अगर बहुत ही लीज कोई अगर कोई ऐसी डे टू डे कोई एग्जांपल देके बता सकें कि ये जो हमने एम्प्लॉय एंगेजमेंट कर दी है, हैंड्स ऑन आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप डिफरेंट कंपनीज में, आई डोंट नो डू यू जॉब? ओके, जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस एक्टिविटीज काउंट होती है। इट्स नॉट अबाउट वर्कशॉप, एक छोटी सी एक्टिविटी होती है जिसमें पर्सनल करियर डेवलपमेंट्स भी हो सकते हैं। उसमें हम डिफरेंट आइस ब्रेकिंग भी करते हैं। जब आइस ब्रेकिंग करते हैं तो फिर हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जब हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट होगा, वो आपस में फिर एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। वो जब मोटिवेशन होता है तो उसका बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर कंप्लीटली तौर पे खत्म होने लगता है अपने मैनेजर और एएम और एग्जीक्यूटिव से। नहीं हो सकता कि जब हम लोग अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं वो अपने साथ एक जो है वो हेड को या फिर वो बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बात हम कर रहे हैं एचआर की कि एचआर कंपनी के लिए क्यों मैटर करता है, तो एचआर कंपनी के लिए इसलिए मैटर करता है कि वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ाता है, लोगों को आपस में कनेक्ट करवाता है। लेट्स से अगर कोई इंडिपेंडेंस डे, आई डोंट नो, मल्टीनेशनल्स में तो बहुत ज्यादा हमारे पास होता था। व्हेन आई वाज वर्किंग विद आइडियाज एंड शान फूड्स, वी वर लाइक टाउन हॉल मीटिंग्स होती हैं उनकी, जिसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ। उसमें हम जानते हैं कि उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट, देखिए डिपार्टमेंट का जो आपका सवाल है, जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं लोग, तो एक डिपार्टमेंट के साथ आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट वाले नहीं जानेंगे। सप्लाई चेन वाला सेल्स वाले को नहीं जानता। तो ये जो काम करता है वो एचआर करवाता है, वो क्योंकि ब्रिज होता है एम्प्लॉइज के दरमियान में, कि वो तमाम डिपार्टमेंट्स को आपस में कनेक्ट करा के और एक दूसरे का आइस ब्रेकिंग करवाता है। सो वी वुड नो कि सप्लाई चेन में कौन है, सेल्स में कौन है, प्रोडक्शंस में कौन है, एचआर में कौन है। सो इस तरह लोगों की आइस ब्रेकिंग करवाता है। तो अगर अभी करवाते हैं कंपनीज वगैरह तो वो इसमें होगा कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट है? बिल्कुल, इसमें मोटिवेशन से लेके उसमें तमाम एक्टिविटीज शामिल है, क्योंकि एम्प्लॉय आपस में एंगेज करते हैं। तो I'd like to add something here. Assalamu alaikum ji. My name is Yusra Ali.
And I've been heading culture, employee engagement, and DEI at Askari Bank head office in Islamabad. क्योंकि employee engagement मेरा vertical है जिसको मैं head कर रही हूँ, so I'd just like to add something here that engagement is not just about holding any activity at any certain time कि जी आज मैंगो पार्टी करा लो, आज 14 अगस्त की कोई पार्टी करा लें, आज 23 मार्च का कुछ करवा लें, इस तरह की सिर्फ नहीं है। एंगेजमेंट सर्वेस कंपनीज करवाती हैं जो हर साल हर दूसरे साल करवाती हैं टू असेस कि अगर आपका एम्प्लॉय जो उस दफ्तर में काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो कितना उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑनेस्टली ओन करता है, वो कितना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक पॉजिटिव वर्ड आउटसाइड द मार्केट बोलता है, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ मैटर्स अ लॉट फॉर कंपनीज, क्योंकि उनको नए से नए और अच्छा से अच्छा टैलेंट कल को हायर करना है। और वो तभी आएगा जब बाहर के लोग ये समझेंगे कि ये कंपनी इतनी वर्दी है कि हम जाके यहाँ काम करें तो हमें भी फायदा हो और कंपनी को भी फायदा हो। इट्स नाउ टुडे इन टुडेज वर्ल्ड इट्स टू वेज। हम लोग भी सोचते हैं कि हमने किस कंपनी में काम करना है ताकि हम आगे चल सकें, और कंपनी का एक नाम, उसका ब्रांड जब आपके साथ होता है तो आपको भी ये फायदा होता है कि अच्छा इसने इतनी बड़ी इतनी अच्छी कंपनी में काम किया, तो डेफिनेटली इस प्रोफेशनली ये एक बिल्कुल डिफरेंट स्केल पर डिफरेंट लेवल पर रहता है। सो इन एम्प्लॉय एंगेजमेंट हम लोग ये भी देखते हैं कि किस तरह हमने उन लोगों के दिलों में कंपनी के लिए अच्छी फीलिंग्स क्रिएट करनी है। ठीक है, उसमें हम सिर्फ लर्निंग एंड डेवलपमेंट नहीं डालते, उसमें हम सिर्फ उन लोगों की जो है ये एंगेजमेंट्स पर द कैलेंडर नहीं डालते, उसमें हम ये भी देखते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू हम कौन से बेनिफिट्स दे रहे हैं जो एम्प्लॉय की एंगेजमेंट बढ़ाएगा। जो एंगेजमेंट का वर्ड है यहाँ पर, इट डजंट लिटरली मीन्स कि लोग आपस में सिर्फ बातचीत करें या नहीं। एंगेजमेंट का वर्ड है कि वो से सॉरी कनेक्शन आता है, जी एम्प्लॉय का एंगेजमेंट में जी काउंट बिल्कुल, होता है, ये जी मैंने बिल्कुल, कहा हाँ जी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। आई जस्ट वांटेड टू ऐड हियर सो दैट जो जिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है इस चीज को समझने में, वो समझ सकें। थैंक यू थैंक यू। जी। मित्रा यूनिवर्सिटी, तो उसमें ये होता था कि जैसे एम्प्लॉय एंगेजमेंट की आपने बात की, डिफरेंट कैंपसेस के जो हमारी जो टीम्स होती थी, लेट्स सपोज एडमिशन की टीम है, तो वो सारे कैंपसेस की एक दफा एक मीटिंग एज ए मीटिंग टाउन हॉल, एग्जैक्ट का मेन कैंपस के अंदर वहाँ हम सब जाते थे, वहाँ एक तरह से हाइकिंग होती थी एंड उसमें डिफरेंट हम सेशंस करा सकते हैं। बेसिकली लोगों का आपस में कनेक्शन एनी लाइक उसमें परफॉर्मेंस, जैसे युसरा कह रही है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी आ जाती है, उसमें लर्निंग डेवलपमेंट्स भी आ जाती हैं, उसमें एक दूसरे की एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, उसमें सेमिनार्स भी आ जाते हैं, उसमें तमाम तरह कनेक्शंस आते हैं। यस एंड बट मैं इसको बहुत ज्यादा डीपली इसलिए नहीं, बिकॉज आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, और ये बहुत बुलेट पॉइंट्स में बता रही हूँ कि ये एचआर क्यों मैटर करता है, क्योंकि ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट कराता है। एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट किस तरह काम करता है, आई गेस everybody now understand। anything else अगर आप लोगों में से किसी को कुछ इसमें समझना है तो कोई क्वेश्चन है? नो? चले जी आगे चलते। 5 core functions of HR: acquisitions, development, compensations, maintenance, separations। एक्विजिशंस में हमारे पास वर्क फोर्स प्लानिंग आ जाती है, जैसे हम बात कर रहे थे कि वर्क फोर्स जो हमारी जॉब पोजीशन है उसकी प्लानिंग करना, कि उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी रिक्वायरमेंट, उन तमाम तर चीजों की, वो सारी चीजें आ जाती हैं वर्क फोर्स प्लानिंग में। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सिलेक्शन जो है वो रिक्रूटमेंट के बाद होती है, जब आप रिक्रूटमेंट की सोर्सिंग, स्क्रीनिंग तमाम तौर पे कर चुके होते हैं, और इवेल्युएशन और इंटरव्यू, और उसके बाद इवेल्युएशन कर लेते हैं, तो उसके बाद प्रोसेस हमारा सिलेक्शन पे आता है। तो वो जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस आता है उसमें एक्विजिशन का पार्ट ये है कि एक्विजिशन में एक्विजिशन के पार्ट में जो है वो प्लानिंग से लेकर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, और फिर उसके बाद जो सिलेक्शन जो हमारे एचओडीज करते हैं, जिसके लिए हम कर रहे होते हैं, वो तमाम रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता हुआ इंटरव्यू के इवेल्युएशन के बाद सिलेक्शन होती है, और सिलेक्शन के बाद ऑनबोर्डिंग हो जाती है, जो कि हम एम्प्लॉय हायर करते हैं उसको कहते हैं ऑनबोर्डिंग। उसकी तमाम तर चीजें, जो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं,
और उसकी जितनी आई कैन से इनपुट्स हम HRIS अगर कोई यूज कर रहे हैं तो हम उसमें तमाम तो चीजें ऑनबोर्डिंग करवा के हम उसको प्रॉपर तौर पर, कुछ कंपनीज जो हैं वो उसके लिए ओरिएंटेशन भी प्लान कर रही होती हैं ऑनबोर्डिंग के साथ साथ। ओरिएंटेशन के साथ हम ईमेल भी करके बता रहे होते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को कि ये वाला एम्प्लॉय हमने हायर कर लिया है। जब ऑनबोर्ड हो चुका होता है तो फिर हम ऑनबोर्डिंग के साथ साथ लोगों को बता रहे होते हैं कि ये ऑनबोर्डिंग हो चुकी है। गेस्ट एक्विजिशन का प्रॉपर आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते नो? ठीक है। अच्छा, HR का फंक्शन जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में आ जाती है हमारे पास ट्रेनिंग, कोचिंग, करियर डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लान। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए हमारे पास जो ट्रेनिंग की जरूरत है, लेट्स से अगर हमने कोई PMS लाइक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर ली है और उसमें से हमें अगर कुछ रिजल्ट्स पता चले हैं कि किसी एम्प्लॉय में किसी चीज की कमी नजर आ रही है तो उसकी हम ट्रेनिंग करवाते हैं। HR का फंक्शन है कि उसको ट्रेनिंग करवाए, उसकी कोचिंग देखता है, वो उसके करियर को डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करता है। और जब वो सक्सेशन की, ताकि वो जो करियर डेवलपमेंट हो जाती है तो जब उसकी सक्सेशन की तरफ वो आता है तो वो उसकी प्लानिंग करता है। और फिर अगर वो बंदा अच्छा ट्रेनिंग हो जाता है, उसकी ट्रेनिंग की कॉस्ट जो हम दे रहे हैं वो अचीव हो जाती है तो वो उसकी सक्सेशन प्लानिंग का पार्ट होता है। और वो प्लानिंग करने के बाद जब वो सक्सेस पे आ जाता है तो अब हमें उसको मोटिवेट करते हुए अगर हमें आगे प्रमोट करना है तो ये डेवलपमेंट में आ जाता है। और HR का काम है कि वो फिर आगे चाहे तो प्रमोट कर ले, चाहे तो उसको उसका जो भी HOD जो कह रहा है उस हिसाब से करे। मैडम, ये इज इट मैंडेटरी कि हम हर कंपनी में HR जो वो ट्रेनिंग्स करवाएं? ये क्या उनके KPIs में होता है HR के डिपार्टमेंट में कि जो डिफरेंट काम कर रहे होते लोग HR में, तो क्या ये उनके KPIs में होता है कि आपने ट्रेनिंग्स करवानी है एवरी ईयर या आपने हर मंथ कुछ ट्रेनिंग्स सर करवानी ये है? डिपेंड करता है कि अगर आपकी कंपनी में KPI में है या आपको नॉर्मली ये HR का बेसिक फंक्शन है कि यू शुड आइडेंटिफाई कि आपके अदर डिपार्टमेंट्स में हो क्या रहा है, दे शुड नोज अबाउट दैट। अगर उनको ये बात चीजें पता है और उनका HOD अगर लेट्स से कोई कंप्लेन कर रहा है तो उस कंप्लेनिंग के अगेंस्ट में भी वो काम कर सकते हैं। और अदरवाइज दिस इज द कोर फंक्शन टू उसको ट्रेन करवाएं, उसके डेवलपमेंट करवाएं और उसके हिसाब से जो है उसकी कोचिंग करें, उसके करियर की डेवलपमेंट भी हो जाएगी, इसके साथ एम्प्लॉय की भी करियर डेवलपमेंट हो जाएगी और कंपनी की भी डेवलपमेंट हो जाएगी क्योंकि वो एम्प्लॉय पॉलिश हो जाए। जब वो पॉलिश हो जाएगा तो उसका सक्सेशन प्लान तो ऑलरेडी आपके सामने आ जाएगा कि फिर अब आप सोच सकते हैं कि इसको करना क्यों, इस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कोचिंग के बाद करना क्या है। मतलब इसको मोटिवेट करना करके आपको प्रमोट करना है या वो अपने काम में अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो दैट इज फेयर इनफ। तो ये हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से जब रिक्वेजिशन आती है तो बेसिकली तो ट्रेनिंग तब होती है या आपकी जैसे आई वाज वर्किंग इन वन ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने अपनी ब्रांडिंग की तो उनको पता था कि ओरिएंटेशन सबको देनी है, ठीक है। या कोई न्यू प्रोडक्ट अगर आप कहीं सेल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उनकी न्यू प्रोडक्ट है या उसके हवाले से जब ट्रेनिंग देनी होती है तो वो तो डिपार्टमेंटल एक HR के पास रिक्वेजिशन आएगी। बिल्कुल, देखिए इट डिपेंड्स कि अगर रिक्वेस्ट तो आ रही होती है जब आपका HR काम ही नहीं कर रहा, वो नहीं बता रहा, वो ट्रेनिंग्स और डेवलपमेंट की तरफ देख ही नहीं रहा। बहुत सारे HR होते हैं जो नहीं देखते, ठीक है। तो जब वो नहीं देख रहे होते हैं तो फिर जो डिफरेंट HODs होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं तो वो फिर HR से कनेक्ट करते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, इसकी ट्रेनिंग्स करवाएं, दिस इज द नीड। से फॉर एग्जांपल हमने अगर HRM का कोई सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट किया है ऑर्गेनाइजेशन में तो ये HR को ही जी बिल्कुल, ये HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम इंटीग्रेट करवा रहे हैं कोई सॉफ्टवेयर, लेट्स से अब अगर अटेंडेंस है तो एम्प्लॉय शुड नो वो ओरिएंटेशन के टाइम पे वो डिफरेंट ट्रेनिंग्स और डेवलपमेंट, दिस इज द बेसिक ट्रेनिंग कि वो आपको जब हायर कर रहे होते हैं ओरिएंटेशन में ही बता दिया जाता है कि आपने अटेंडेंस किस तरह मार्क करनी है, ये सॉफ्टवेयर किस तरह, लीव इस पे कैसे अप्लाई होगी, इस पे लोन कैसे अप्लाई होगा, इस पे PF विड्रॉल कैसे अप्लाई होगा। तो ये तमाम तर चीजों की जो ट्रेनिंग्स है दिस इज ऑल बिलोंग्स टू HR, कोई और सक्सेशन प्लानिंग जो है देखिए ये जो सक्सेशन प्लानिंग है जी बेसिकली ये देखें, अगर हमने कोई ट्रेनिंग करवाई, उस ट्रेनिंग की जो कोचिंग हो रही है, उस कोचिंग के बाद जो उसकी करियर डेवलपमेंट हो गई है तो उसके बाद दैट इज कॉल्ड द सक्सेशन प्लानिंग कि अब सक्सेसफुल वो हो गया है या नहीं, ठीक है। यस, एम्प्लॉय जो कि ट्रेनिंग ले रहे,
ठीक है, वो इसने ट्रेनिंग ले ली, अब वो सक्सेशन पे आ गया है। तो उस सक्सेशन प्लानिंग में एचआर फंक्शन का काम क्या है कि भाई वो सक्सेशन प्लानिंग वो डिसाइड करेगा कि वो उस पे हमने जो ट्रेनिंग करवाई है उसका वो मोटिव अचीव हो गया है या नहीं गया, हो गया है तो उस पे क्या अदर एक्शंस लेने हैं, उसको प्रमोट करना है नहीं करना है, उसके एचओडी से डिस्कशन करना है, वो फिर उनकी अपनी बात की स्टोरी। जी, सक्सेशन प्लानिंग से हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कि एक एम्प्लॉय है, उसको हमने कोचिंग भी की है, उसकी करियर डेवलपमेंट भी हो गई है। सक्सेशन प्लानिंग ये है कि उसका एक ऑल्टरनेट कि किसी किसी पॉइंट पे भी अगर वो अवेलेबल ना हो तो उसके बाद हमारे पास अरेंजमेंट हो, जैसे कि सक्सेशन एक हमारे पास प्लानिंग हो। ये फर्दर प्लानिंग सर ये ऑल्टरनेट प्लानिंग बिल्कुल आप इस प्लानिंग में डाल सकते हैं कि अगर ये अगर लेट्स से हम ये कर सकते हैं, जैसे सीवी स्कूल की एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बंदा हमने सेलेक्ट कर लिया और इस सिलेक्शन के बाद अगर हमें ऑल्टरनेट चाहिए हो तो वो एक अलग प्लानिंग का पार्ट है कि हमने ऑल्टरनेट ऑप्शन रखा हुआ है, अनदर कैंडिडेट को पूल में रखा हुआ है। लेकिन यहाँ ट्रेनिंग की क्योंकि बात हो रही है तो इस ट्रेनिंग के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो उस ट्रेनिंग के बाद सक्सेशन प्लानिंग उसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि फिर हम उसकी क्या प्लान करते हैं। सक्सेसफुल हो गया है वो तो उसका प्लान क्या है। लेकिन ऑल्टरनेट ऑप्शन बेसिक सक्सेशन प्लानिंग में आप बिल्कुल काउंट कर सकते। ठीक है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अच्छा, एचआर का एक और जो फंक्शन है वो है कॉम्पनसेशन, दैट इज सैलरी स्ट्रक्चर, बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन। ठीक है, एचआर के पास देखिए सैलरी स्ट्रक्चर में क्या आता है, कॉम्पनसेशन में वो किस तरह हेल्पफुल हमें हो रहा होता है कि सैलरी के लिए एचआर स्लैब बनाता है, फाइनेंस से बजट लेता है, उसके बाद वो स्लैब बनाता है कि इस लेट्स से जो हमारा स्ट्रक्चर्ड कंपनी का होता है कि इस मैनेजर को इतनी रेंज में सैलरी देनी है, वो तमाम तर स्लैब जो है वो बजट के हिसाब से वो एचआर सिलेक्ट करता है। उसके हवाले से उस दरमियान में हायरिंग होती है, तो ये सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइडिंग जो होती है वो कॉम्पनसेशन का पार्ट होती है। फिर वो सैलरी के हिसाब से उसके बेनिफिट्स, उसके रिवॉर्ड्स, उसकी रिकॉग्निशंस, ये तमाम तर चीजें कॉम्पनसेशन का पार्ट है जो कि एचआर में फंक्शन का काम और पार्ट है। एनी क्वेश्चन? मैडम ये एचआर में बेसिकली सैलरी स्ट्रक्चर कैसे की जाती है? लाइक फॉर एग्जांपल हम एक कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं किसी दूसरी कंपनी से लेकर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक बंदे के दिमाग में लेट्स सपोज मैं 5 लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ उस कंपनी से, तो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि लेट्स सपोज मैं 6 लाख या 7 लाख रुपीज में से डिमांड करूंगा। लेकिन हर कंपनी का एक रिक्वायरमेंट, एक बजट, एक उस पोजीशन के लिए और उसकी एक्सपीरियंस और जो प्रोफाइल होती है, तो वो आप लोग वो एचआर उस चीज को कैसे डिटरमिन करता है कि इस पोजीशन के लिए ये सैलरी स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है? गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसका ये है कि हम पहले मार्केट प्राइस दे, ठीक है। आप लिंक्डइन में भी मार्केट सर्वे का एक ऑप्शन आता है, अगर आई डोंट नो किसी ने किया हो तो उसमें लिंक्डइन सर्वेस में भी आजकल ये बता रहे होते हैं कि इस पोजीशन के लिए डिफरेंट कंपनीज में क्या क्या चीज कितनी कितनी सैलरी पे की जाए। ठीक है, उस सैलरी को देखते हुए, हम बजट को देखते हुए, उस हिसाब से फिर हम अपनी कंपनी का भी बजट देखते हैं और हम मार्केट प्राइसिंग भी देखते हैं और उस हवाले से फिर हम स्लैब सेट करते हैं कि इस पोजीशन पे इतना स्लैब हम रख सकते हैं या हम इतनी सैलरी रेंज रख सकते हैं। ऑफ कोर्स, देखिए मार्केट प्राइस कैसे आ रही है, अगर कोई बहुत सारी कंपनी है वो लोग गोल्ड ही सैलरीज को चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी बट नॉट एवरी, नॉट मतलब आई डोंट टॉकिंग अबाउट द सैलरी, लेकिन बहुत सारी है कि आप देखें कि उनका वो अगर स्कूल्स के लोग कर रहे हैं तो जी 30 जो चल रहे थे 5 साल पहले अभी भी 30-35 ही आ रहे, ठीक है, उनकी वो ही नहीं बढ़ रही, मतलब पेट्रोल बढ़ गया, सब बढ़ गया, लेकिन वो 5 साल में 30-35 से अबव नहीं जा। देखिए बहुत सारी कंपनी टू कंपनी भी मैटर करती है कि उसका बजट क्या है। अब न्यू कंपनी है, ठीक है, तो बढ़ रही है, बिल्कुल आई अग्री, लेकिन अगर जैसे अब आप स्कूल की अगर मिसाल ले लें इसमें, तो बहुत सारे नए स्कूल होते हैं वो फीस भी कम चार्ज,
नहीं, मैं वो वाले स्कूल्स की बात कर रही हूँ जो कि एक अच्छा, अगर आप भूषण के एरियाज के स्कूल की बात करें, अगर मैं आपको स्पेसिफाइड करूँ तो वो कोई बहुत लो एवरेज स्कूल नहीं होते। बिल्कुल, तो दे आर डूइंग रॉन्ग, उनको इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए अगर आप बात करें साइंस की या किसी भी चीज की, टीचर की, अगर वो 25-30 चल रही है, 35 चल रही है, तो अभी भी आप पोर्टल पे देखें तो वो वही आ रही है, और फीस तो वो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, जहाँ 1500 की अब वो 4-4, 5-5, 6-6 हजार हुई। हाँ। तो ये इनको मतलब उसके लिए उनके लिए क्या है कि वो लोग कोई सैलरी स्ट्रक्चर मतलब फॉलो नहीं कर रहे, जो भी देखिए सैलरी स्ट्रक्चर शुड बी फॉलो। जो हमारा HR फंक्शन है उसमें तो ये है कि सैलरी स्ट्रक्चर हैज टू बी फॉलो, ठीक है। अब अगर किसी कंपनी में अगर या किसी स्कूल में अगर वो नहीं, देखिए इस सैलरी स्ट्रक्चर को एनहांस करने के लिए ना आपके ओनर की बहुत जरूरत है, क्योंकि फाइनेंस जो है ना वो वहीं से आ रहा होता है ना, तो वो फाइनेंस कर रहे होते हैं एम्प्लॉइज को। अब अगर वो अपना बजट नहीं बढ़ाएंगे तो उसमें अनफॉर्चुनेटली HR फेल हो जाए। लेकिन जो HR का फंक्शन है, जो सैलरी स्ट्रक्चर का है, यस ऑफ कोर्स उसमें इन्फ्लेशन का पार्ट, उसमें मार्केट प्राइस जब आती है तो मार्केट प्राइस में इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी शामिल होता है। लेट्स से अगर मेरी कंपनी एक टीचर को 50,000 तनख्वाह दे रही है, ठीक है, तो अनदर कंपनी इज पेइंग 50,000, तो ऑफ कोर्स ये हमारा बेसिक ट्रेंड चल, उस ट्रेंड में इन्फ्लेशन रेट इज इन्वॉल्व ऑलरेडी, उसमें कैलकुलेटेड होता है। तो वो हम बड़ा शॉर्ट, मैंने आपको बताया कि मार्केट प्राइस को देखते हुए हम पहले मार्केट सर्वे कर लेते हैं स्ट्रक्चर के लिए। इनको बनाने का आसान तरीका होता है कि हम मार्केट प्राइस पे सर्वे करते हैं कि ये वाली सैलरी की जो बेसिक आ रही है रेंज आ रही है, वो स्लैब सॉरी लिंक्डइन के अलावा हम इन पर्सन किसको, जो हम प्रोफेशनल्स को जानते हो, आप इधर कंसल्टेंट से भी बात कर सकते हैं इस मामले में, वो भी बहुत हेल्पफुल। ठीक है, आई हैव लाइक रेड अबाउट इट दैट कि आपके जैसे कोई कलीग्स हैं पुराने या आपके कोई एतराफ में लोग हैं, यस यू कैन यस यस। तो कोई भी आप, ये तो बहुत नॉर्मल वो है कि हम टर्मिनोलॉजी में भी उसको नहीं इंक्लूसिव डाल रहे होते, इंक्लूड कर रहे होते, लेकिन यस ऑफ कोर्स कि आप किसी से भी प्रोफेशनल वे ये इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन आस्क। वो मार्केट प्राइस के ही पार्ट, मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप मार्केट प्राइस आप ले लें कि आप क्या दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं, आपने मैनेज कर लिया, और उसके बाद हम अपनी कंपनी का बजट देंगे। ये तो मार्केट दे रही है, लेकिन हम इधर वी कैन पे और नॉट, ये हमारा पहले देखा जाता है। और ये तमाम तर चीजें बजट, सैलरी का जो बजट है वो फाइनेंस से आता है, और फिर HR स्लैब करता है और सैलरी का स्ट्रक्चर करता है, फिर उसके बाद उसके बेनिफिट्स देखता है कि बेनिफिट्स में आपका मेडिकल आता है, OPD इज अ पार्ट ऑफ मेडिकल, तो मेडिकल आता है, लीव्स आती हैं, उसमें कैजुअल है, एनुअल है, सिक लीव्स हैं और मैटरनिटी लीव्स हैं। तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे लोग, लेकिन दीज ऑल आर द बेसिक। EOBI है, कोई प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी दोनों देते हैं जो अच्छी कंपनीज होती हैं, कुछ कंपनीज PF देते हैं, सॉरी जी, लंच और कन्वेंस अलाउंस बेनिफिट की यस दिस इज द पार्ट, ठीक जी। मिस HR के पास राइट्स कौन से होते हैं? क्या पॉलिसी बनाने वाला पॉलिसी चेंज कर सकता है? पॉलिसी चेंज नहीं कर सकता आप। हम जो पॉलिसीज बनाते हैं हम उसका जो आई कैन से जो टेम्पलेट है, बेसिकली जो HR पॉलिसी डिजाइन करता है वो या आप फिर इससे रेलेवेंट जाएंगे, तो ये गैप एनालिसिस पे पॉलिसीज बनती, ठीक है। एक कंपनी है, सैलरी स्ट्रक्चर, सपोज अगर HR को लगता है कि हमें जैसे एक बजट मिला, ठीक है, और हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, कुछ हमें पॉइंट्स चेंज करने चाहिए, तो क्या HR के पास ये राइट्स है कि वो ये बात रख सके कि इसको चेंज करने चाहिए? बिल्कुल उसके पास राइट्स है, हम प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैनेजमेंट विल गोना अप्रूव दिस। अगर वो अप्रूव करती है सो डेफिनेटली हम टेम्पलेट देते, दैट इज व्हाई आई सेड टू यू कि जब हम पॉलिसीज या प्रोसीजर्स बनाते हैं, दिस इज द बेसिक टेम्पलेट। एक कंपनी है, जिस चीज में गैप्स उसके आ रहे होते हैं, गैप्स कहते हैं कोई भी इश्यूज हम जो भी फेस कर रहे हैं, वो गैप को HR एनालिसिस करता है, उस एनालिसिस के थ्रू हम पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाते हैं। जब हम पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाते हैं वो हमारा टेम्पलेट होता है, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं ये चीजें। HR तो बहुत सारे दे देता है ना कि सैटरडे भी ऑफ कर दें जी, आप ओवर टाइम को, बहुत सारी कंपनीज जो है वो कैलकुलेशन में कंपनी का 1.5 रेशो का बेसिकली हमें देना होता है। बहुत सारी कंपनीज डबल पे भी देने के लिए तैयार हो जाती है, तो ये HR पॉलिसी प्रपोज कर,
टेम्पलेट पेश करता है अप्रूवल मैनेजमेंट के यहाँ। और ये आई बिलीव, मैं HR पर्सन तो नहीं, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है ये सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह की, ये स्टार्ट होता है आपके जैसे जो फ्रेश स्टार्टिंग लेवल होता है, उसके बाद आपकी बात बिल्कुल सही है कि बाकी चीज़ें जो है वो मार्केट से होती हैं। जस्ट लाइक ये कि आप मार्केट जाएं तो ब्रांडेड चीज़ों की मुख्तलिफ प्राइसेस होती हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स की मुख्तलिफ प्राइसेस, लेकिन बेसिक प्राइस जो होती है वो एक स्टार्ट हो जाती है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद फिर ऐसा आप एक्सपीरियंस के हिसाब से जितनी मर्जी आप सैलरी कर लें, वो मार्केट से मैच कर लें या उसके एक्सपीरियंस से कर लें, या फिर उस पर्सन की अपनी डिमांड, वो भी मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मिस शर्मीन, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। अभी आई गेस फिजिकल क्लास में किसी ने पूछा था इन्फ्लेशन पार्ट का कि भाई अगर फ्यूल चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो मिस इसका देखिए एक रीजन ना ये भी होता है, लाइक इट्स नॉट ओनली इन द हैंड्स ऑफ HR। जो अपर मैनेजमेंट होती है ना, वो पूरे साल का बजट डिफाइन कर देती है उस पोजीशन के लिए। तो उसके जी बाद बिल्कुल। मिड मिड एयर में जो चेंजेस इस तरीके के होते हैं ना, वो वाकई में बहुत मुश्किल से अप्रूव होते हैं, इतना इजीली अप्रूव नहीं हो रहे होते। इवन HR उसमें चाहे जितना मर्जी अपना जोर लगा ले कि इसको हम चेंज करवा दें, बट वो बहुत बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैनेजमेंट की तरफ होता है, जैसे आप मुझे हायर कर रही थी और हम सैलरी पे बहस कर रहे थे और आपकी मैनेजमेंट। बट आई फील कि दैट वाज अ गुड थिंग, वो तो बहुत अच्छा ही हुआ, बिकॉज मुझे देखें वही वाली बात है कि एज यू सेड कि HR इज द ब्रिज बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयर। तो एक गुड HR सिर्फ मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं देखता, वो कैंडिडेट का भी बेनिफिट देखता है। तो मैंने तो उसमें दोनों पार्टीज का ही बेनिफिट देखा कि व्हाट वुड बी द बेनिफिट, बिकॉज अगर मैं वो वाली HR बन जाऊँ, पॉलिटिकल HR हो, तो फिर मैनेजमेंट को ज्यादा फेवर करते हैं। तो sometimes when things don't work, तो उसका भी एक अच्छा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सिर्फ ये एग्जाम्पल इसलिए दी थी कि लोगों को क्लियर हो जाए, और कोई ऐसा रीजन नहीं है। थैंक यू अच्छा वेरी मच। मैं यहाँ पे आगे ना एक रॉयल बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज एड ऑन करना चाहूंगा, और मैं सिर्फ प्रैक्टिकली करूंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो मेरे बहन भाई हैं वो जॉब अभी करेंगे ना, और कुछ जो है वो जॉब वाले लोग हैं। तो मैं एज अ HR भी रहा हूँ और एज अ बिजनेस डेवलपमेंट हेड भी रहा हूँ, 10 साल मैंने कोई काम किया सेल्स में। अब टू बी ऑनेस्ट मैं आप सबको ये बताऊँ अपना एक्सपीरियंस कि होता क्या है कि हम जो प्रैक्टिकली यहाँ पे सीख रहे हैं वो तकरीबन 50% वैसे ही होगा, 50% जो है ना बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। अच्छा यहाँ पे बात की गई है रिवॉर्ड रिकग्निशन, एक और चीज होती है रिस्पेक्ट, जिसको 3 R's में रिस्पेक्ट रिवॉर्ड रिकग्निशन होता ये है कि मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो इससे पहले वाली जॉब थी, एक नामी गिरामी कंपनी है, सीमेंट फैक्ट्री है मियावाली में। तो वहां पे मैं एज अ बिजनेस डेवलपमेंट दिख रहा था, हैदराबाद रीजन ऑर्डर स्टेशन मेरे पास था। तो मेरे पास तकरीबन बन बना के 1,70,000 मेरा पूरा बन रहा था, जो भी मेरा था होम टेक। अब सीन ये था कि जो वहां पे रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट आ जाता है, जब मैं ऊपर वालों से बात करता था कि यार यहाँ पे जो है मटेरियल सही नहीं है, ये नहीं है, दे हैड बीन कंटिन्यूस टॉर्चर मी कि नहीं भाई आप सेल्स निकालो, सेल्स निकालो, सेल्स निकालो। और जब वो सीजन नहीं होता था तो मैं बोलता था भाई सप्लाई चेन भी देख रहा था, मैं मार्केटिंग भी देख रहा था एट अ टाइम अपनी टीम के साथ। तो वो चीज जो है वो प्रेशराइज के हवाले से जा रही, तो फिर रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है जहाँ पे ना कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ये वो। तो बाज औकात होता है क्या है, मैं अभी सिर्फ कंपाइल कर रहा हूँ आप सबके क्वेश्चन, तो होता क्या है कि हम लोग कभी कभी फिर इसको नहीं देख रहे होते कि यार इतनी सैलरी है, अभी जहाँ पर मैं हूँ तकरीबन 1 के अराउंड है, और फिर वहाँ पे मेरा कमीशन स्ट्रक्चर अलग से जो भी मैं अपना करूंगा वहां पे मिलने लगा, तो फिर उस वजह से कभी कभी हम अपनी जॉब छोड़ देते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह लगती है स्टार्टिंग में, और कंपनी वाले जो है वो एकदम से नहीं बढ़ाते मेरे चीजों पे, तो उसके लिए हमें हमेशा या तो जॉब स्विच करनी पड़ती है 1 साल बाद, 2 साल बाद 10 से 15, 20, 25% आपकी सैलरी राइज होती है एकदम विद इन कंपनी, कुछ भी नहीं होता। हाँ सेल्स डिपार्टमेंट में अगर आप हो तो उसका एक अलग सीन होता है, आप कमा के लाके दे रहे हो तो आपकी सैलरी 2.5, 3, 4 लाख भी हो जाएगी, डिपेंड अपॉन कि आप कंपनी को बिजनेस कितना लाके दे रहे हो। हम HR वाले जो लोग होते हैं हम उसकी बात करते हैं, हम HR बेसिकली ऑपरेशनल साइड्स पे होते हैं। हम लोग जो है वो एज अ ऑपरेशन के अंदर कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके मसले मसाइल, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स, उनकी ट्रेनिंग, उनकी सारी बिल्कुल। चीजें आई एम देखते हैं। सॉरी, बात काट रही हूँ, आई एम सो सॉरी, एक तो टाइम भी कम है और मुझे हाँ हाँ आगे भी ओवर स्लाइड, ओवर टू। क्योंकि ये मैं अगर इस स्ट्रक्चर को मैंने बेसिक्स बताने थे, दीज ऑल आर द बुलेट पॉइंट्स, अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगी तो इसके अलग सेशन कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये बहुत वो है जिस डिस्कशन जिसको आप कर रहे हैं।
और डेफिनेटली हर डिपार्टमेंट का सेल्स वाले होंगे तो डिफरेंट तरीके से वो उनका इंक्रीमेंट हो जाता है, और वो एयर इंक्रीमेंट पे किस तरह प्रोसेस होता है वो एक अलग चीज है। मैं बेसिक एचआर फंक्शन बता रही हूँ, कॉम्पनसेशन कैसे हेल्पफुल करता होता है। एचआर फंक्शन का जो पार्ट है वो एचआर, वो उसमें कॉम्पनसेशन क्या काम कर रहा होता है, और कोई बात नहीं है। और कोई ऐसी सवाल, कोई ऐसी चीज जिसने जो इस स्लाइड के हवाले से कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ठीक है, मेरा ख्याल है बहुत सिंपल सी ये स्लाइड है जो समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं एचआर का फंक्शन जो है मेंटेनेंस। अब एचआर का फंक्शन जो मेंटेनेंस है वो कैसे काम कर रहा होता है कंपनी के लिए, वो ये है कि एम्प्लॉयर रिलेशंस में एंगेजमेंट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हेल्थ एंड सेफ्टी कंप्लायंस में बता चुकी हूँ। एम्प्लॉयर रिलेशंस में किस तरह एचआर काम कर रहा होता है, कोई वैल्यू एडिशन डालना चाहता है तो डाल सकता है, फिर मैं उसको कंटिन्यू करूँ। नो रोहेल? यस मैम, किस पे आप बोल रहे हैं? एम्प्लॉय रिलेशन। जी जी बिल्कुल, एम्प्लॉय रिलेशंस का मैं इसलिए नहीं बोल रहा था मैम, मैं फिर बोलूंगा ना ज्यादा तो दूसरे आप बोलेंगे यही बोल रहा है, इसलिए मैं सुन रहा हूँ। क्योंकि ये न्यू स्लाइड आई आई बिलीव इसमें ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान जो कम्युनिकेशन है या कनेक्शन है उसको बिल्टअप करना, उसको स्ट्रेंथन करना, उसको स्ट्रीमलाइन करना, वो सारे फंक्शंस जो हैं वो रूटेड थ्रू एचआर। बिल्कुल, मैनेजर्स के जो कंसर्न्स हैं वो तमाम तर फीडबैक्स, उसकी रिकग्नाइजेशन, उसकी अचीवमेंट्स, उसकी आई कैन से मोटिवेशंस, ये तमाम तर चीजें एम्प्लॉय रिलेशंस का पार्ट होती हैं, जिसमें फंक्शन, ये एक फंक्शन है मेंटेनेंस का जो एचआर कर रहा होता है कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए। बाकी एंगेजमेंट मैं बता चुकी हूँ। हेल्थ एंड सेफ्टी में ये कर रहा होता है कि उसमें इंश्योरेंस एक पार्ट है, एक बेनिफिट है जिसमें एचआर इन्वॉल्व होता है, उसमें डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, उसके थ्रू जो है वो एचआर का मेंटेनेंस का फंक्शन काम कर रहा होता है। कंप्लाइंस में आपको बता चुकी हूँ कि आईएसओ हो गया, सेडेक्स हो गया, और इसी तरीके से डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उसमें जो कंप्लाइंस होती है उसका पार्ट भी एचआर में आ रहा होता है, और वो मेंटेनेंस में हेल्प एचआर। मैडम, एक सवाल मेरा यहाँ पर है कि अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी एंड कंप्लायंस का अलग सेक्शन बना हुआ है और खुदा ना खास्ता वहाँ पर कोई हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से कोई हादसा हो जाता है, तो एचआर कहाँ तक जवाबदेह है इसके अंदर? एचआर देखिए, हमारा जो हेल्थ एंड सेफ्टी का है उसके हवाले से बेसिक फर्स्ट एड तक एचआर इज रिस्पॉन्सिबल एज पर माई नॉलेज, कि वो फर्स्ट एड तक जो है वो एचआर रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा अगर इन केस ऑफ अ मूवमेंट, देखें बहुत सारी प्रोडक्शंस वगैरह की जो एफएमसीजी कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें हादसा जरा ज्यादा हो जाते हैं। कभी लोगों के, किसी के हाथ कट जाते हैं, किसी की स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसमें स्टिचिंग का प्रॉब्लम में कोई इशू आ जाता है, हेल्थ इशू आ जाता है, तो उसमें फर्स्ट एड जो है वो एचआर देता है। उसके अलावा एचआर मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी का डिपार्टमेंट देता है, एचआर ने उनको हायर किया हुआ होता है, डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं अगर कंपनी में उन्होंने हायर किए हुए, तो दे विल बी गना रिस्पॉन्सिबल। अदरवाइज उनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो कंपनी बेयर कर रही होती है ऑलरेडी, उसमें हेल्पफुल होता है एचआर। उसके अलावा आई कैन से अगर इन केस कोई जानी नुकसान हो जाता है तो उसमें कंपनी की बेसिस पे आ रहा होता है, तो उसमें एचआर इन्वॉल्व जरूर होता है, लेकिन वो विद मैनेजमेंट अप्रूवल्स होता है कि उसमें उनकी क्या कंडीशंस होती है, वो तमाम तर चीजें एचआर मैनेजमेंट के साथ मिलके रिजॉल्व कर रहा होता है। ये एचआर का पार्ट है। Yes, I would like to add something to the safety part. जो ये हमने जो ऐसे एक बात की ना, तो ये तो एक एक्सीडेंटल सिचुएशंस हैं, बट अगर मैं इसको एचआर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो सेफ्टी में मिस ये चीज भी आती है कि इफ a candidate becomes a part of the organization, उसकी ट्रेनिंग्स का पार्ट होता है लाइक उसको मिस एक अगर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है तो एचआर इज रिस्पॉन्सिबल कि दैट एम्प्लॉय फील सेफ while he or she is working from 9 to 5. There should be no bullying, there should be no harassment,
अगर हरेसमेंट हुई है तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर पॉलिसीज होनी चाहिए. देयर शुड बी नो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. सो दिस ऑल कम्स इन सेफ्टी रिगार्डिंग दैट. और अगर कोई फॉर एग्जांपल कंप्लेन रेज हो रही है तो रादर देन के जो विलेन है आप उसको कवरेज दें और विक्टिम को एक कसूरवार बना दें, तो यू हैव टू बी वेरी राइट डिसीजन मेकर एट दैट टाइम. सो यू हैव टू मेक श्योर कि एम्प्लॉयज फील सेफ. देखिए, अभी हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से इनका जो सवाल था उसको मैंने क्लियर किया है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से कि एचआर का रोल कहाँ तक है. ही आस्क्ड मी कि एचआर हेल्थ एंड सेफ्टी में कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल होता है. कि अगर कोई इश्यूज हो जाते हैं तो उसके हवाले से मैंने बताया. बाकी आप जो सेफ्टी की बात कर रही है ये बिल्कुल आई एग्री कि इसकी सेफ्टी में उसमें हरासमेंट आ गया. उसके अलावा आपके उसकी जो इश्यूज आने लाइक से जैसे फायर का इशू होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स या एग्जिट गेट्स, ये तमाम जो चीजें. हेल्थ एंड सेफ्टी का एक डिपार्टमेंट होता है जो कि ड्रिलिंग्स कराता है और उस ड्रिलिंग में दे विल गोना बी हेल्पफुल कि लोगों को उसका एग्जिट गेट पता होता है. उसकी तमाम ड्रिलिंग उसके आई कैन से ट्रेनिंग्स करवाता है. इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग कि वो उसकी ट्रेनिंग्स भी करवाता है. हेल्थ एंड सेफ्टी वाले ही करवा रहे होते हैं और इससे लोगों को हेल्प हो जाती है और सेफ्टी में एचआर का रोल भी आ जाता है. आई बिलीव कि एचआर फंक्शन जो मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है वो बेसिकली जो एज पर माई नॉलेज कि वो सिर्फ पॉलिसीज बनाना, डिपार्टमेंट सेटअप करना, उनको मॉनिटर करना है. जो अनफॉर्चुनेटली अगर कोई मिसहैप हो जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर की नहीं होती. वो तो एडमिन की है कि अगर उससे कोई इंस्टॉलेशन या कोई फिटिंग्स या फिक्सर्स नहीं लगवाए हुए वो मिस कर रहा है, या अगर कोई वो तो हेल्थ इशू है तो वो इंश्योरेंस वाले का उसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो बाकी सेफ्टी वगैरह की तो ड्रिल्स वगैरह मैनेज करना वो सारा एचआर का काम है. लेकिन कोई समटाइम्स एचआर की ड्रिलिंग्स में बहुत सारी ट्रेनिंग्स जो है वो एचआर दे रहा होता है. ड्रिलिंग्स की तमाम तर ट्रेनिंग्स जो है वो एचआर का पार्ट होता जी जी. अच्छा, मैं इसी पॉइंट से रिलेटेड बात करूंगा, कोई दूसरी तरफ से जाऊंगा. हेल्थ एंड सेफ्टी का जो भाई ने भी बोला ना, आसिम भाई ने सर, तो हेल्थ एंड है. सेफ्टी के अंदर ब्रदर ये भी होता है कि लेबर लॉ का बहुत अच्छे से अगर एचआर को पता हो ना. मैं एक सिर्फ सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या आप न्यू एम्प्लॉयर लगे. एक लाहौर का है लेबर लॉ, उसका क्लॉज है, उस पर भी ज्यादा नहीं डेप्थ में जा रहे. अगर आप एचआर अच्छे हैं, बहुत अच्छे, तो आप अपना उनको खुदा ना करे कि एम्प्लॉय की ड्यूरिंग जॉब डेथ हो गई, किसी भी हवाले से थे, वो सफर में थे, क्या है, तो उनका एक कंपनसेशन बनता है गवर्नमेंट की तरफ से. एक सर्टन टाइम पीरियड होता है उसका ना, एप्लीकेशन का, अगर एचआर वाला उसको करवाए, उसके जो है जो भी डिपेंडेंट्स उनको दिलवाना चाहे. तो हेल्थ एंड सेफ्टी का एक पूरा आ जाता है सेटअप पे. अगर आप अच्छे एचआर मैनेजर हो या आपको एचआर की डेप्थ नॉलेज है, तो आप लेबर क्लॉज के थ्रू, अगर आपको पता है, तो आप गवर्नमेंट से भी कंपनसेशन ले सकते हो. ये लाहौर के अंदर है और मोस्ट ऑफ द एचआर पीपल्स हु आर एक्सपर्ट इन इट, वो अपने एम्प्लॉय को जो है वो ये बेनिफिट भी दिलवा रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये थोड़ा कराची सा मैंने बताया जी. में ओवर. हेल्प होना होता है समहाउ, लेकिन वो रिटायरमेंट का एक होता है जिसकी वजह से. लेकिन लाहौर का मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने लाहौर में इस पे नहीं देखा है. बट जी, मेरी यस, ट्रेनिंग उस हवाले से रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि एचआर अगर ज्यादा अच्छा है तो वो अपने एम्प्लॉय को जितना बेनिफिट दिलवा सके, अपनी कंपनी से, अपनी गवर्नमेंट से, अपनी एक. जो भी ऑलरेडी हम, क्योंकि बीइंग अ एचआर हमारे पास कंपनी हमारी पॉलिसी पे होता है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो वो काफी चीजें उसमें भी कवर्ड अप एचआर करवा देता है. ऐसा नहीं है कि नहीं करवा. अच्छा, लास्ट इसका जो फंक्शन है वो आ जाता है सेपरेशन का. एचआर का जो लास्ट फंक्शन मैं बता रही हूँ वो है सेपरेशन. रिजिग्नेशन, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन, एग्जिट इंटरव्यूज, ये बहुत कॉमन है एंड एवरीबडी नोज दैट. तो आई वुड से कि ये, क्योंकि हमारी एक ये लास्ट स्लाइड है, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे कवर, क्योंकि ये अगली स्लाइड जो है वो हमारी एम्प्लॉय लाइफ साइकिल की, विच इज लाइक ये काफी बड़ा टॉपिक है और हम जब इसको पढ़ने निकलेंगे तो वो ठीक ठाक आगे चले. तो अब हम ये लास्ट वाला मैं आप लोगों से पूछूंगी, कोई पार्टिसिपेंट्स इस पे रिजिग्नेशन, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन, एग्जिट इंटरव्यूज पे बात करना चाहेगा? कोई करेंगे? Yes, I would like. आप नो. जी ये सारे जो है रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन, एग्जिट, ये पार्ट ऑफ द एचआर
फंक्शंस एंड ड्यूटीज हैं, क्योंकि एचआर ने ही हायरिंग की होती है, तो एग्जिट भी एचआर के जरिए ही होता है इन केस ऑफ रेजिग्नेशन हो या रिटायरमेंट वटेवर टर्मिनेशन। और फाइनली एग्जिट इंटरव्यू तो एक पार्ट ऑफ द एग्जिट प्रोसेस है कि आप एक कंप्लीटली उससे, जैसे कि एंट्रेंस के एक इंटरव्यू है, जस्ट लाइक दैट के एग्जिट पे भी हो कि वो किस रीजन से एग्जिट हो रहे हैं या छोड़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। दैट्स इट। बिल्कुल। देखिए, रेजिग्नेशन सेपरेट कैसे हो रहा होता है एम्प्लॉय एचआर के फंक्शन में। सेपरेशन जब एम्प्लॉय सेपरेट हो रहा होता है तो एचआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन। ईदर दिस इज बाय रेजिग्नेशन, थ्रू रिटायरमेंट, थ्रू टर्मिनेशन। इन तमाम सिनेरियोज में एचआर का जो है वो बहुत मेन रोल होता है। अगर आप रिजाइन कर रहे हैं, एम्प्लॉय अगर रिजाइन कर रहा है तो उसका नोटिस पीरियड जितना डिसाइडेड है वो एचआर की जिम्मेदारी होती है कि वो कंप्लीट करवाए, ताकि उसकी तमाम तरफ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट को वो प्रोसीड कर सके उसकी अकॉर्डिंगली। और उसकी जो भी पॉलिसीज हैं कंपनी की कि अगर 30 डेज का उनको नोटिस पीरियड देना है रेजिग्नेशन के बाद, तो दे हैज टू बी डू इट कंप्लीटेड। और वो कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके फिर जितने भी उसके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट्स बनते हैं वो सेटलमेंट्स बना के वो उनको हैंड ओवर करता है और विद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है। इसके अलावा रिटायरमेंट हो जाती है। रिटायरमेंट 60 इयर्स जैसी आपका एम्प्लॉय कंप्लीट करता है तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं, जैसे कि मैं एक कंपनी का नाम बताऊंगी, माइडास सेफ्टी। दिस इज द मल्टीनेशनल ग्रुप एंड उनके रिटायरमेंट पॉलिसी में एक बात बहुत अच्छी मैंने देखी है कि अगर उनका 60 इयर्स का एम्प्लॉय हो गया है और वो रिटायर हो गया है तो वो क्या करते हैं, वो भले कंपनी पेरोल से तो वो हटा देते हैं लेकिन उसको कॉन्ट्रेक्चुअल हायर कर लेते हैं, क्योंकि अगर किसी का घर चल रहा है तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और ये उनकी एचआर की पॉलिसी थी कि रिटायरमेंट प्लान उन्होंने दिया था अपनी कंपनी को और दे वर लाइक, उन्होंने बहुत सराहा भी और उसको एक्सेप्ट भी करा। यूनिवर्सिटी भी करती है, जी। जो कंपनीज का है वो मुझे अभी इसका पता था मल्टीनेशनल का, तो वो मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया। कहाँ पे? बैंक्स फॉर द सीनियर पोजीशंस ऑफ कोर्स, वहां पे तो ज्यादा 60 प्लस है या बाकी है तो वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन समहाउ ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पे भी। लेकिन ओवरऑल जो रिटायरमेंट का गवर्नमेंट का भी जो एज रेंज है, सॉरी, बहुत सारे बैंक्स में होता है। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ बैंक अल हबीब, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट देयर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। आई गेस हमारे पास कोई स्टेट बैंक ने 65 इयर्स रखी हुई है और वो केस टू केस बेसिस पे बैंक्स अपने प्रेरोगेटिव पे करते हैं, सबके लिए नहीं होती। ऐसा ही है। हमारे पास कोई बैंक अल हबीब में से भी कोई है, कोई बैंकिंग सेक्टर में से है तो वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। जी जी, मैं वही बताया कि वो 65 इयर्स। जी जी, मैं अभी रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ बैंक से, तो उसमें ये है कि 65 इयर्स तक तो स्टेट बैंक के है उनके रूल्स रेगुलेशंस में है उसमें, और बैंक्स को भी अलाउ किया हुआ है। लेकिन ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, कोई बैंक इसको फॉलो कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। लेकिन फॉर ऑल एम्प्लॉयज नहीं होता, वो सिर्फ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही वो एक्सटेंशन दे देते हैं। और प्लस ये है कि वो जैसे अभी आपने बताया कि वो सीनियर पोजीशंस के लिए ही ज़्यादा नज़र में आती हैं। हो जाते हैं, नोज के तमाम तर चीजें किस तरह चल रही हैं उनको निटिग्रिटी इंटीग्रिटी का आइडिया होता है तो, और फिंगर टिप्स पे होती हैं, तो वो कंपनी के लिए एसेट होता है या बैंक के लिए एसेट होता है, जिसकी वजह से वो एज में डिस्काउंट मिल जाता है और वो रिटायरमेंट प्लान को प्रोलॉन्ग भी कर देते हैं। जी जी बिल्कुल। बेसिकली रिटायरमेंट के प्लान जो होते हैं वो 60-65 के बाद कंप्लीट हो जाते हैं। जी। अच्छा, टर्मिनेशन का होता है। टर्मिनेशन के प्रोसेस में कुछ इस तरीके से मैं आपको बेसिक बता दूं कि अगर कोई एम्प्लॉय आपकी बात नहीं, आपके काम को कंप्लीट फुलफिल कर रहा या अपनी जेडीज को कंप्लीट नहीं कर रहा या उसके कोई अदर इश्यूज है, तो उस कंडीशंस में आप टर्मिनेट कर रहे होते हैं एम्प्लॉय। और उसकी जो टर्मिनेशन होती है वो किन बेसिस पे हो जाती, किस तरीके से हम करते हैं। बेसिस तो आपका कोई भी हो सकता है कि आप वो मैनेजर समहाउ फेवरेटिज्म भी चल रहा होता है, कहीं कहीं जो है वो वैलिड रीजन भी होता है, तो वो टर्मिनेशन के जो भी उनके केसेस हों, लेकिन टर्मिनेट हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर तो
एम्प्लॉय इज परमानेंट, उसके कॉन्ट्रैक्ट में है कि आप प्रोबेशनरी टाइम पीरियड पे ही आपने उनको बता दिया था कि आप परमानेंट हो जाएंगे, तो बहुत सारी कंपनीज 1 मंथ सैलरी का रखती हैं कि 1 मंथ सैलरी अगर आप हमें छोड़ेंगे तो वी विल डिडक्ट फ्रॉम योर सैलरी, ठीक है, और अगर हम आपको छोड़ेंगे तो वी विल पे अगेंस्ट दैट। और उसके अलावा टर्मिनेशन बेसिकली लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है बीइंग अ मैनेजर, आप उसको 3 वर्बल काउंसलिंग करते हैं कि पहले आप उनको पहले आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसमें नहीं समझ रहा तो 3 आपने रिटन शो कॉज देने होते हैं या नोटिस दे दें आपके, बता दें कि भाई ये आपका प्रॉब्लम आ रहा है। फिर भी अगर वो नहीं समझ रहा है तो फिर आप 3 जो आपको नोटिस होते हैं उस 3 वार्निंग लेटर्स के ऊपर आप एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर, दिस इज द ओवरऑल टर्मिनेशन प्रोसेस, ठीक है। और एग्जिट इंटरव्यूज का प्रोसेस ये होता है, जो भी एम्प्लॉय जा रहा है उसका अच्छा था बुरा था, जो भी एक्सपीरियंसेस थे, जो वो कहना चाहता था या वो लोगों से डिस्कशन या उसके मैनेजर से जो प्रॉब्लम्स वो एचआर को या कंपनी की नोटिस में लाना चाहता है, तो हम एग्जिट इंटरव्यूज इसलिए भी लेते हैं कि एम्प्लॉय का फीडबैक आ सके हमारी कंपनी के हवाले से, हमारी पॉलिसीज के हवाले से, हमारे प्रोसीजर्स के हवाले से, उनके एचओडीज के हवाले से, व्हाटएवर जो भी इश्यूज उनके आ रहे हैं तो वो उस हवाले से एग्जिट इंटरव्यूज में हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कोई सवाल है जनाब? ये एचआर के फंक्शंस, मैंने कोर एचआर फंक्शंस आपको डिफाइन। जी मेरा एक सवाल है आपसे कि टर्मिनेशन और डिसमिसल में क्या फर्क होता है? मिस शर्मीन, आई वुड लाइक इसका टू मैं ऐड। अगर आपको उस पे जाके करूं सेशन में तो कोई मसला तो नहीं है? एक सवाल ले लूं इनसे पहले? श्योर 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 श्योर। ठीक है, आप पूछिए, आप पूछिए। कि आपने ये जो बात कही है कि एम्प्लॉय अगर लीव करना चाह रहा होता है तो उसकी सैलरी जो है वो रोक लेते हैं, मतलब, या हम उसको छोड़ देंगे? नहीं, आप क्या कहना चाह रही है कि अगर कोई एम्प्लॉय लीव कर जाता है किन किन सिचुएशन पे, क्या वो अपना दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा? अगर उसने रिजाइन दिया सिंपली, लेकिन उसकी अगर सैलरी रिड्यूस किया है डिडक्ट हुए तो किस बेसिस पर? देखें, सैलरी किन बेसिस पे डिडक्ट होती है? जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं, बेसिक, ठीक है। उसमें अगर आपने 1 मंथ का नोटिस साइन किया हुआ है कि मैं जाने से पहले 1 मंथ दूंगी और आप 1 मंथ नहीं उनको वर्किंग 30 डेज वर्किंग डेज का जो भी आपका नोटिस है वो आप कंप्लीट नहीं कर रहे, तो कंपनी हैज द कंप्लीट राइट्स, वो आपकी सैलरी हो सकती है 1 महीने की, क्योंकि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने साइन नहीं किया हुआ है तो यू कैन गो। नहीं, सब ये होता है कि क्लॉज होता है कि आप पॉलिसी का आप मन प्रेयर लगाइए रेजिग्नेशन, लेकिन कभी कभी अर्जेंसी बेस पे आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर अप्रूव कर देते हैं तो वो आपको कोई बात नहीं, आप 15 डेज में भी लीव कर देते हैं और आपको सैलरी से मिल जाती है, ऐसा भी होता है। दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। कि आप जो कह रही है ना कि अगर 1 महीने की बात हुई हुई है वो उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग, तो दैट मीन्स इट मे बी लाइक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आप कह सकते हैं कि आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कर लिया, या एक क्लॉज आपने ऑलरेडी, एक सॉफ्ट कॉर्नर एक एम्प्लॉय के लिए बहुत सारे लोग रखते हैं कि हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेट्स से कि कोई किसी ने ट्रैवलिंग करनी है कि किसी के कॉन्ट्रैक्ट में किसी की अर्जेंसी आ रही है, किसी की शादी है, किसी की कोई भी चीज है, तो उस कंडीशन में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी एचआर ना दिखाए या कंपनी की पॉलिसी में ना हो, तो इनका जो सवाल है कि वो पैसे काट सकता है या नहीं, तो वो पैसे डिडक्ट कर सकता है। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी का एक एम्प्लॉय है, उसने रिजाइन दे दिया, आप लोग को मूव किया टू अनदर कंपनी, आफ्टर सम टाइम सर पोजीशन तो छोड़ दी, जब नेक्स्ट दोबारा किया फॉरवर्ड, तो वहां जाने के बाद एक तो उसको एनवायरनमेंट समझ नहीं आया, फर्दर सो ऑन चीजें उसको समझ नहीं आया, वो अपनी कंपनी में वापस जो है दोबारा से हायर होना चाहता है और जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे बात वगैरह करता है, क्या वो कंपनी उसकी लास्ट कंपनी उसको दोबारा हायर करेगी या नहीं? और अगर फॉर एक ये क्वेश्चन उससे टर्मिनेशन होता है, एक कंपनी ने एम्प्लॉय को नेगेटिव पॉइंट्स देकर उसको जो है टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, उसके बाद आफ्टर सम टाइम वो कंपनी ये सोचे कि हमने तो किसी पॉइंट्स में उसको जो टर्मिनेट तो कर दिया, लेकिन उसमें ये गुड पॉइंट्स भी थे कि अब उस कंपनी को नीड है, अब वो कुछ पॉइंट्स उसको निकाल देगी, क्या फिर वो कंपनी उसको दोबारा हायर करेगी?
कर सकती है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि अगर उनको पता चल गया कि ये हमारी लैकिंग्स थी, टर्मिनेट हमने कर दिया है, लेकिन अगर हमारी लैकिंग्स थी, और बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं कि उनका बहुत एसेट था और किसी वजह से उन्होंने टर्मिनेट कर दिया है, तो दे कैन गिव द कॉल। लेकिन यहाँ एम्प्लॉय के ऊपर होता है कि वो ज्वाइन करना चाहता है उनको या नहीं करना। हाँ, वो तो उनकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो एचआर बात कर लेता है कि आपने आना है। Resignation जब एक employer return हो जा रहा है, हाँ, तो उसको नई जगह पर उसको समझ नहीं आया और समझ से तो वापस अगर दोबारा रिज्वाइन करना चाहते हैं अपनी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं रहते वो, फिर एक चीज में आ जाता है कि जी रिजाइन दिया था एंड ऑल, किसी भी बेसिस नहीं, बहुत सारे देखिए, अगर कोई पर्सनल ले जाता है इन चीजों पे तो फिर तो नहीं, लेकिन अगर वैसे है तो इफ पोजीशन इज अवेलेबल। देखिए, बहुत सारी कंपनीज होती है जहां जॉब पोजीशन क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो वो उस जॉब पोजीशन को क्लोज होने के बाद बहुत सारे, लेट्स से आई हैव वर्क फॉर डॉल्मेन ग्रुप, ठीक है, तो वहां पे उनका प्रॉब्लम ये था, दे वर आस्किंग मी टू गो टू लाहौर, लेकिन मैं लाहौर नहीं जा सकती काम करने के लिए क्योंकि लाहौर का प्रोजेक्ट आया था डॉल्मेन का। तो एट दैट टाइम वहां पे मैं लाहौर, मेरा नहीं जाना हो सकता था, तो मैंने उनको ऑफ करा, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम जॉब पोजीशन क्लोज करेंगे, क्योंकि वो मेरी जो जॉब थी वहां पे प्रोजेक्ट के हवाले से, आई वाज प्रोजेक्ट एचआर होते हैं, तो वहां पे उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा प्रोजेक्ट क्योंकि अब लाहौर का स्टार्ट हो रहा है, तो वी वांट यू, अगर आप सर्विस नहीं करेंगे तो फिर हम उस कंडीशन में जॉब पोजीशन क्लोज करेंगे। जब जॉब पोजीशन क्लोज हो गई, सो दे गेव मी द कंप्लीट बेनिफिट्स विद अ गुड फेयर एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन अब दोबारा उनके पास अभी पोजीशन आई थी व्हेन आई वाज वर्किंग विद अलियास, सो एट दैट मोमेंट मुझे नहीं उनके साथ काम करना था, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन उन्होंने मुझे अप्रोच किया, they asked me to join for HR। तो इट्स वेरी कॉमन, अगर आपने रिजाइन कर दिया है या जॉब पोजीशन क्लोज हो गई है, डिफरेंट कंडीशंस होती है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी कनेक्ट नहीं कर सकती लोगों, वो बिल्कुल कर सकती। ये तो मैम आपकी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होती है और आपकी जो मतलब वर्किंग होती है उसके ऊपर, उस बिहाफ के ऊपर होता है सब चीजें कि कंपनी आपको अप्रोच करती है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। जी, आई गेस इससे पहले जो मुझसे सवाल हुआ था डिसमिसल वाला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। My name is Kandil Zara. I belong to Peshawar and I am working as an HR officer. मेरा क्वेश्चन जो है वो रेजिग्नेशन से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली हमारी कंपनी में ऐसा हुआ है कि एक एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर सब कुछ साइन हो गया, बट आफ्टर 1 मंथ उनको एक इमरजेंसी आई तो वो चले गए 1 वीक की लीव लेके। प्रोबेशन में ठीक तो है, लीव्स भी अलाउ नहीं है, बट वो चले गए, ना ही उन्होंने फिर मैसेज किया कि मैं नहीं आ सकता, कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता, और ना ही उन्होंने ऐसे कोई रिजाइन पुट किया, कुछ भी नहीं, बट उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं ज्वाइन कर सकता। तो इसके लिए फिर क्या पॉलिसी होनी चाहिए? मैडम, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स पे हम जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली इसकी पॉलिसी जरूर बताऊंगी, ठीक लेकिन है। आप मुझसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकती हैं जो आपका आंसर मैं जिस पे दूँ। देखिए, पॉलिसीज और पॉलिसी क्या बनानी होगी उस पे मैं जब पॉलिसी और प्रोसीजर का सेशन करूंगी तो उस पे बताओ। ओके मैम, थैंक यू। मैम इसी पे सिर्फ एक लाइन का आंसर दे दो इनको, क्योंकि मेरे का अच्छा, थोड़ा सा किसी ने पूछा था ये डिसमिसल और वो टर्मिनेशन का डिफरेंस, आई गेस आप में से तो नहीं, लेकिन इधर से एक सवाल आया था। इनसे पूछा गया था। नहीं, ये आपने मैंने पूछा था, आबिद नहीं। वेरी सिंपल, मैं डिसमिसल और टर्मिनेशन को ऐसे डिफरेंशिएट करूंगी कि एक की ये है कि डिसमिसल वो होता है जब आप लोगों को कह रहे होते हैं कि जी सॉरी खुदाफिज, आप जब कहने लगे होते हैं, तो उस डिसमिसल में एम्प्लॉयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो कंप्लीट एंड होता है, लेकिन टर्मिनेशन में कोई कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं हो रहा होता, वो आपको 1 डे नोटिस करते हो और फायर करते हैं। मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो सेपरेशन जी होती है ना वो सॉरी, सादिया, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आप कोई अगर गैजेट यूज कर रहे हैं तो प्लीज वो उतार के फिर आप सिस्टम के माइक से बात करें। Am I audible now? जी जी थोड़ी बेहतर है आवाज जी।
अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड कि जो हमारे पास सेपरेशन होती है ना, वो सिर्फ रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन तक लिमिटेड नहीं होती, बट समटाइम्स जो होता है ना एम्प्लॉयज जो, क्योंकि मैं भी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू करती हूँ ना, तो वो अक्सर ये वर्ड यूज कर लेते हैं इंटरव्यू में कि हम टर्मिनेट हुए थे। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली दराज ने अपनी ना जैसे डाउन साइजिंग की, सो दैट वाज नॉट टर्मिनेशन, दैट वाज कि वो रिट्रेंचमेंट की कैटेगरी में आती है। हाँ, ले ऑफ की कैटेगरी में आता है, या फिर वो जो होता है रिटेंडेंसी की कैटेगरी में आता है। तो अब हमारे एम्प्लॉयज या कैंडिडेट जब आते हैं तो वो उसको टर्मिनेशन कह रहे हो, जबकि टर्मिनेशन कंडक्ट बेस्ड होता है। तो बेसिकली ये उनको टर्मिनोलॉजी का आइडिया नहीं होता, और वो बेसिकली ले ऑफ हुए होते हैं कंपनी के अपने इश्यूज की वजह से। दैट इज समथिंग एल्स, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ टर्मिनेशन। ओके मैम, अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई स्टाफ टर्मिनेट हो जाता है तो क्या उसको रीहायर कर सकता है वही ऑर्गेनाइजेशन? हमारा ऑन साइट क्वेश्चन भी था, आई गेस वो किसने पूछा था, आपका नाम? रमशा ने ये सवाल किया था कि अगर एम्प्लॉय किसी को टर्मिनेट कर देता है, एम्प्लॉयर सॉरी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर देता है, तो क्या वो उसको रिहायर कर सकता है। बहुत सारी कंपनीज में एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारी कंपनीज में रीहायरिंग की पॉलिसीज नहीं भी होती, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि यस। जिसको हमने निकाल दिया वो दोबारा बंदा नहीं आएगा। कई सारी ऐसी भी एम्प्लॉयर्स होते हैं जो जिस लेट्स से फायर जब कर रहे होते हैं किसी एम्प्लॉय को, तो उनके साथ बंदा खड़ा हुआ होता है, और चाहे आपने 8 साल दिए हो 10 साल दिए हो एम्प्लॉयर को, वो कहते हैं आपको हमने टर्मिनेट कर दिया है, तो बस आप सीट छोड़े और यहाँ से दरवाजे पे पहुंचे। तो ठीक है, अब इस कंडीशन में डेफिनेटली तो रीहायरिंग की पॉलिसी नहीं होती है, लेकिन समहाउ रीहायरिंग की जहां पॉलिसी होती है तो एम्प्लॉयर रीहायर कर सकता है आफ्टर ओके मैम, टर्मिनेशन। ओके थैंक यू मैम। आई हैव वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग द नोटिस पीरियड के, जो कि मोस्टली 1 मंथ का होता है। रिसेंटली हमारे पास कुछ केसेस आए। मैं खान एजुकेशन सर्विस पाकिस्तान के साथ काम कर रही हूँ एज एन एचआर कोऑर्डिनेटर। तो हमारे टीचर्स की सिलेक्शन गवर्नमेंट सेक्टर में हुई, तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं मिले थे, और दे वर नॉट श्योर दैट व्हेन दे हैव टू जॉइन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो उन्होंने जो नोटिस पीरियड या रेजिग्नेशंस उन्होंने रेंडर किए, दैट वाज लाइक दे आर नॉट श्योर अबाउट द लास्ट वर्किंग डे। तो इस सिचुएशन में हम उसको 1 मंथ ही वो कर सकते हैं या वो एक्सटेंड कर सकते हैं, कि क्या होगा इस सिचुएशन में? मुझे आपका सवाल थोड़ा सा जो है ना वो समझ नहीं आया, कि आप कह रही हैं ठीक है। एक, कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन? यस यस, एक स्टाफ अगर रिजाइन कर रहा है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माय पोजीशन, बट he or she is not sure about the last working day because he has not ओके, received the appointment letter for another organization. ही हैज नॉट रिसीव्ड अनदर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो करंट ऑर्गेनाइजेशन में आप कह रही हैं काम कर रहे हैं। काम कर रहा है और वो नोटिस पीरियड दे रहा है, बट लास्ट वर्किंग डे इज नॉट क्लियर कि वो 1 महीने में जाएगा या 2 महीने में जाएगा, ये चीज क्लियर नहीं है। तो पॉलिसी इस तो कंडीशन, एक हम्म हाँ हाँ, पॉलिसी पॉलिसी 1 मंथ है, 1 मंथ नोटिस पीरियड है। तो क्या हम उसको 1 मंथ नोटिस जैसे ही उसका 1 मंथ पूरा हो जाएगा तो क्या हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर पॉलिसी में आपने पहले डे वन पे अगर उससे साइन करवाया है 1 मंथ का नोटिस पीरियड, तो फिर उसका लास्ट वर्किंग डे भी 1 मंथ ही होगा ना, जिस दिन उसने रिजाइन दिया है जिस कंपनी को। तो ठीक उस है। दिन से कैलकुलेट होगे 30 वीकडेज, और वो वर्किंग डेज के हवाले से 1 मंथ कंप्लीशन के जो जहाँ 30 डेज उनका 1 मंथ कंप्लीट हो रहा होगा, तो एम्प्लॉय छोड़ के जा सकता है। लेकिन ये राइट। मैं elaborate करूँ तो कुछ लोग अगर बाहर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आउट ऑफ सिटी स्टेशन या किसी भी की कहीं भी कंपनी में होता है कि ठीक है आपका हमने इंटरव्यू ले लिया, सब चीजें ठीक है, बट अभी फ्रीज हुआ हुआ है हायरिंग, आप अपना कंटिन्यू करें जहाँ आप कर रहे हैं। तो इस सूरत में उन्हें पता होता है कि हमने जाना ही आएंगे, लेकिन वो ऑनेस्टी की बेस पे अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन को बता देते हैं कि देखिए हम बाहर अप्लाई करके हम फला जा सकते हैं, या फिर हमने फला ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू दिया हुआ ड्यू टू हमारे ट्रैवलिंग डिस्टेंस या बेनिफिट्स की वजह से, तो वहां से आएगा तो आई विल लीव, तो इट्स मे बी रिक्वायर्ड द मोर देन वन टाइम पीरियड, है ना। तो उस पे कंपनी कंसीडर करती है, क्योंकि ऐसे बहुत से एम्प्लॉयज होते हैं जो चाहिए भी होते हैं और वो बोल देते हैं फेवरेटिज्म का पार्ट। हाँ, लेकिन मैं अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉय है तो वो कह रहा है कि भाई मुझे जाना है, लेकिन
मे बी 1 मंथ से ज्यादा होता है, लेकिन ऑनेस्टी की बेस पे आपको बता रही हूँ या बता रहा हूँ या डिजाइन दे रहा हूँ कि ये आप पोजीशन फिल कर ली, क्योंकि बहुत से लोग ऑनेस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम सही बात वर्बल, हाँ बता दो, तो वर्बल भी बता सकते हैं या रिटर्न में भी नोटिस, लेकिन देखिए रिटर्न में नोटिस देना जरूरी है अगर आप वो रिजाइन कर। मोर देन 1 मंथ हो सकता है रिटर्न नोटिस। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये तो गुड जेस्चर्स है। अगर आपका भाई, इनका सवाल ये था, आपका नाम सादिया, सादिया का सवाल ये था कि अगर हम रिजाइन देना चाहें तो क्या 1 महीने से पहले दे सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हैं इन द गुड जेस्चर्स? तो यस वी कैन डू। अस्सलाम वालेकुम। और कोई सवाल है? जी मैम। जी सर। मैम clarification required है regarding your last answer to the question related to the termination and difference between dismissal. Termination basically is the termination of the agreed terms within a contract period, and that sometimes depend on the discretion of the employer. For example, आप 3 months बाद ही डिसाइड कर देते हैं, एम्प्लॉयर कैन से कि मुझे लगता है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कि आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, so within the terms of the agreement with the 1 month notice या severance pay, we are terminating the agreement we had 3 months ago या year ago. On the other hand, dismissal is a serious misconduct. For example, एक एम्प्लॉई चोरी के अंदर इन्वॉल्व था, तो उसमें आपका एक तो सबूत होना जरूरी होता है, और डिसमिसल की सूरत में एम्प्लॉयर के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होती कि उसने टर्म्स या सेवरेंस पे या नोटिस पीरियड या किसी किस्म का बेनिफिट एम्प्लॉय को जो है वो ग्रांट करना है। तो डिसमिसल इज बिकॉज ऑफ अ सीरियस मिसकॉन्डक्ट, और टर्मिनेशन इज विद इन द डिस्क्रेशन ऑफ एन एम्प्लॉयर, एंड उसके अंदर बेनिफिट्स उसको टर्मिनेट करने के बाद भी एम्प्लॉय को जो है वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक। प्लीज ऐड ऑन अगर इसमें कोई गलती है तो। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं। और दूसरा ये कि इसमें बड़ा क्लियर वो होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का कंप्लीट करके आउट हो रहे हैं या बगैर, मतलब वन डे नोटिस पे कंपनी आपको फायर कर। दिस इज द बेसिक वे। मैम डिसमिसल की सूरत में तो आपको फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को फायर करना है तो आप सेवरेंस पे देते हैं कि ओके अगर आपने छोड़ के जाना तो 1 मंथ का नोटिस देना है, फिर विल टर्मिनेट यू, तो हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे। लेकिन एक एम्प्लॉई चोरी करता पकड़ा गया तो आप उसको ये तो नहीं कहेंगे ना कि आपने पहले ही हमारी चोरी करके नुकसान किया तो मैं आपको निकाल रहा हूँ और 1 महीने की आपको सैलरी भी दूंगा। तो डिसमिसल इज विदाउट एनीथिंग एंड इट्स caused because of a serious misconduct and there is no obligation towards the employer. जी अहमद साहब की बात बिल्कुल ठीक है। ये मैंने भी ऐसे ही कुछ सुन रखा है कि डिसमिसल के अंदर आप फाइनल सेटलमेंट नहीं बनाते। ये कुछ इसी तरह का सुना है मैंने भी। मैं बिल्कुल, ये बस जो वही भाई क्लियर। जो बता रहे ना लेती है, बहुत सारी नहीं आते हैं रिकॉर्ड्स, लेकिन यस अगर चोरी करते हुए पकड़ा गया है और इस कंडीशन में, तो वो मिसकंडक्ट सीरियस हो जाता है। तो उस मिसकंडक्ट पे आप डिसमिसल बिल्कुल दे सकते हैं। और उसमें बहुत सारी कंपनीज कोई पैसे कोई चीज उनको उनके पर्क्स बेनिफिट के अलावा ही उनको ऑफ करती है। टर्मिनेशन में तो टर्मिनेशन लेटर इशू हो जाता है, डिसमिसल में फिर डिसमिसल लेटर इशू होता है। मिसकंडक्ट का सर बता दिया जाता है, और समटाइम्स तो अगर कोई चोरी और वो कैमरा वगैरह में जो आ जाती है, आजकल काफी सारी चीजें हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में वर्बली भी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो जी बता देते हैं मैनेजर्स वो के वो सॉरी। वो जी जी वर्बली तो हम डिसमिस का वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन इन राइटिंग जो टर्मिनेशन लेटर तो होता है, तो डिसमिसल लेटर भी होता है इन प्रैक्टिकल। डिसमिसल भी दे सकते हैं। और टर्मिनेशन जो मतलब अगर इतना कोई बहुत मेजर रीजन है, वो जैसे इन्होंने बताया कि डिसमिसल में जो मेजर रीजन है उसको हम दिखाते हुए हम डिसमिसल लेटर भी दे देते हैं। और बहुत सारी कंपनीज केसेस भी करती हैं कि अगर आपने उनको कंपनी को परेशान किया है या कोई नुकसान पहुंचाया है फाइनेंशियल, तो वो फिर लॉयर को अपने साथ रख के उनके ऊपर केसेस भी कर सकते हैं। जी बस ये यहाँ पे मैं आसिम भाई को बताना चाहता हूँ, बैंकर रह चुके हैं आसिम भाई। मैं भी कंज्यूमर डिपार्टमेंट में क्रेडिट कार्ड और ऑटो फाइनेंसिंग देख रहा था। सीन ये है कि अगर आप बैंक में रहते हुए क्रॉस प्रोडक्ट किसी और बैंक के बेच रहे हो तो वो भी इलीगल है, वो भी आपके डिसमिस के अंदर सीन आ जाता है। दूसरा ये कि आप जो कोई भी आपका कैंडिडेट है क्रेडिट कार्ड पे ऑटो फाइनेंस पे पूरा नहीं उतरा और आप उसको जुगाड़ बता रहे हैं, आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, और फेक उसकी डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं। और तीसरी चीज एब्सकॉन्डेड जिसको बोलते हैं भाग जाना कैंडिडेट का, तो वो कई वक्त तक टर्मिनेट होता है और आगे बिल्कुल भाग जाता है और बिल्कुल भी नहीं बताता क्लाइंट के क्या है क्या नहीं, तो फिर वो भी
कहीं ना कहीं डिसमिस में आ जाता है। तो 3 चीजें जी, ये मैंने अपने तो सामने जो लिखी हैं। मेन एग्रीमेंट होता है बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर में, तो वहाँ पे टर्मिनेशन की क्लॉजेस तो नज़र में गुजरी हैं, लेकिन डिसमिसल की भी क्लॉज कहीं ना कहीं मेंशन होती है। आती है वो, बिल्कुल फिर लीगल पे जाता है मैटर। अगर तो आप मतलब बंदे ने चोरी की है, फ्रॉड किया है, या किसी और बैंक के प्रोडक्ट बेच रहा था ऑन जॉब रहते हुए, तो फिर वो सारी चीजें आती हैं और फिर अगेंस्ट उसके जाता है। जाहिर सी बात है, फिर वो नहीं, लॉज में चले मैं इसमें एक थोड़ा सा फर्दर ऐड ऑन करूंगा कि डिसमिसल हमेशा जो होता है इंक्वायरी कमेटी के थ्रू होता है। इंक्वायरी कमेटी बैठती है, उसका वर्डिक्ट बिल्कुल आता है एंड देन पे डिसमिसल बिल्कुल होता है। सर बिल्कुल। डिसमिसल की सूरत में आइडियली देयर शुड बी नथिंग इन रिटन फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स एंड। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आप किसी एम्प्लॉयर को डिसमिसल की सूरत में कुछ रिटर्न में प्रोवाइड कर देंगे तो ही कैन गो अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन, चैलेंज दैट इन कोर्ट, और उसमें एम्प्लॉयर विद इन हिज ओन राइटिंग बाउंड हो जाता है। तो आइडियली एम्प्लॉयर्स के एंड के ऊपर देयर शुड नेवर एवर बी, हाँ, इंटरनल HR डॉक्यूमेंट होना चाहिए और वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। तो डिसमिसल की सूरत में आप एक्शन तो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं दे सकते। जी, और वो फिर टर्मिनेशन लेटर की फॉर्म में इशू होता है। बस ये जी है कि बिल्कुल ईमेल पे सब, जी वो बस ये है कि ईमेल पे या सारे जो है ना को वर्किंग पार्टनर्स को या एम्प्लॉयज को बता दिया जाता है, भाई ये बंदा फ्रॉड करके भागा है, हम इसको टर्मिनेट कर रहे हैं, अब हमारा कोई इसकी कंपनी से ताल्लुक नहीं है। तो सारी चीजें इसकी हो गई, फिर वो कंपनी जो है वो लीगली इंटरनली जो भी मैटर्स उसके देखती रहे, वो अलग बात है। भाई ने सही कहा कि वो डायरेक्ट उस बंदे को नहीं करते, चौकन्ना नहीं करते। That's- लेकिन फिजिकली टर्मिनेशन लेटर नहीं इशू करते, आप ये कह रहे हैं? डिसमिसल में नहीं होता, उसमें आप वर्बली बता देते हैं लोगों को, जिसका जाहिर है कसूर होता है उसको भी पता होता है और बता दिया जाता है। लेकिन टर्मिनेशन में टर्मिनेशन का लेटर दिया जाता है। टर्मिनेशन में दिया जाता है, डिसमिस में नहीं दिया जाता। वो एम्प्लॉयज को बता देते हैं अब हमारा इस बंदे की कंपनी से ताल्लुक नहीं है, ब्लैकलिस्ट है। वो विदाउट एनी नोटिस आपका एम्प्लॉय फायर हो जाता है। बाज दफा अखबार में भी इश्तिहार छपता है जी डिसमिसल का कि हमारा ऐसा कोई लेन देन का कारोबार नहीं है, तो वो जी डिसमिसल ही होता जब है बेसिकली। वो बड़ा और काम चल रहा होगा ना, तो एग्जाम्पल फिर होता है वो। बनाने के लिए ना जी, तो वो कई दफा अगर बहुत ज्यादा किसी को रिटर्न में चाहिए ना तो उसको अखबार में छाप देते हैं। जी, अदरवाइज तो हाँ क्लेम कर सकता है ना, और सू कर सकता है कि मुझे क्यों डिसमिस किया है, फिर इन राइटिंग देना पड़ता है। एग्जैक्टली वो चलता रहता है, इसलिए वो तो फिर नेवर एंडिंग टॉपिक है, केस टू केस वेरी करता जी, ये डिस्कशंस तो चलती रहेंगी। आई गेस कि वो तमाम तर जो मैंने HR फंक्शंस एक्सप्लेन किए हैं, और सेशन एजेंडा में हमारा HR फंक्शंस, HR लाइफ साइकिल, स्ट्रैटेजिक HR से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे कल। अभी तक की जितनी स्लाइड्स थी उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आई गेस दिस इज 5 o'clock, बट येस 10 minutes आई कैन गिव यू मोर, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कर Hello, सकता है। यस I want to ask a question. My name is Shumaila. अच्छा, मुझे टर्मिनेशन का ये पूछा था कि कोई किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस सही नहीं होती, हम उसे बता भी रहे होते बट स्टिल वो इम्प्रूव नहीं कर रहा होता, तो इस बेस पे हम उसे टर्मिनेट करते हैं, तो इस बेस पे उसे टर्मिनेट किया जाता है ना? तो आई जस्ट वांट टू नो दिस। देखिए, मिसकंडक्ट मुझे डिसमिसल का तो मुझे समझ आ गया कि मिसकंडक्ट होता है, तो इसलिए आप जो है वो अगले को आप जो है वो फायर कर देते हैं। बट टर्मिनेशन में क्या ये चीज अगर परफॉर्मेंस सही नहीं होती तो उस बेस पे हम टर्मिनेट करते हैं फिर एम्प्लॉय को? उसमें टर्मिनेशन आता है। अच्छा, टर्मिनेशन में फिर हम उसको बताते हैं कि इस बेसिस में हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल, और टर्मिनेशन का मैंने आपको तरीका बता दिया कि टर्मिनेशन के क्या तरीके होते हैं। उसमें 3 वर्बल काउंसलिंग होती है, 3 रिटन होता है, फिर 3 नोटिस जाते हैं, और उस वार्निंग पे हम फिर टर्मिनेट करते हैं। फॉरन टर्मिनेट भी नहीं करते, मिसकंडक्ट पे फॉरन डिसमिसल हो जाता है, तो वो टर्मिनेशन का पार्ट नहीं होता। लेकिन टर्मिनेशन का जो पार्ट आता है वो उसमें हम जो नॉर्मली उसका परफॉर्मेंस में लैकिंग्स हो रही हैं या जो भी चीजें हैं हम वो पहले बता रहे होते हैं, काउंसिल करते हैं और नोटिस देते हैं रिटन में, और उस वार्निंग के बेसिस पे फिर हम उसको टर्मिनेट कर रहे होते हैं। और जब टर्मिनेशन करते हैं तो टर्मिनेशन का लेटर भी जाता मीन्स मेरे हम ख्याल आई जस्ट वांट टू आस्क, लाइक मीन्स हम 3 बार जो है वर्बल उसको वार्निंग देते हैं, फिर उसके बाद रिटर्न में 3 बार वार्निंग देते हैं, देन फिर उसके बाद जो है उसको टर्मिनेट करते हैं। है। आप बिल्कुल फायर कर सकते हैं एम्प्लॉय। नहीं, मैम आई थिंक यहाँ पे होगा ना कि सिनेरियो भी वो है जब टर्मिनेशन में। कहना ही सॉरी, थी समथिंग। यस मैम अच्छा, मैं जी, बोल मैं रहा ये था, कहना चाह रही हूँ कि चले आप बोले। प्लीज वन बाय वन।
ओके मैम, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक्चुअली मैं इस वक्त सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रही हूँ एज एन HR मैनेजर। तो हमारे यहाँ टर्मिनेशन में डिफरेंट दो चीज़ें मैं इस वक्त चीज़ों को देख रही हूँ कि एक तो टर्मिनेट आप करते हो आफ्टर आप उससे 1 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करवा के करते हो, और सेकंड केस ये हो सकता है कि आप उस बंदे को चाह भी नहीं रहे होते कि वो वहाँ पे बैठे, क्योंकि आपने उसकी जगह पे रिहायर करना होता है या फिर आपने किसी दूसरे को स्पेस देनी होती है वो वाली। तो आप ये करते हो कि आप उसको आप उससे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या जो भी डॉक्यूमेंटेशन उसके पास होती है वो आप उससे ले लेते हो। आप उसको 1 मंथ की जो सैलरी देनी होती है आपने नोटिस पीरियड को सर्व करने की, या फिर जो हमने नोटिस देना होता है उसको सर्व करने की, आप उसको वो दे देते हो। बट आप उससे जो वो 1 मंथ का पीरियड होता है आप उसे सर्व नहीं करवाते, उसके अलावा भी आप उसको कर सकते हो। टू कंपनी वेरी करता है ना मैं, ऑफ कोर्स प्राइवेट एंटिटीज ने अपने TORs बनाए होते हैं। यस हेलो, अगर आप परफॉर्मेंस के बेस पे टर्मिनेट कर रहे हैं तो आपको पीरियड नोटिस देना होता है 1 महीने का। जी जी, आपने उसमें भी नोटिस देना होता है, बट अगर आपको लग रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस 1 मंथ के जो आपने इसको नोटिस पीरियड सर्व करने का कहा है उसमें भी ये ठीक नहीं हो सकता, देन आप ये करते हो कि आप उसको टर्मिनेट कर देते हो, बट आप उसको 1 मंथ की सैलरी दे देते हो, लेकिन वो उसका वहाँ पे जो ऑफिस में एक नाम होता है या फिर उसकी जो सीट होती है वो किसी दूसरे पर्सन के पास चली जाती है। देखिए ये Thank एक you अलग so much. कंपनी है, आपने अगर वो टर्मिनेट आपको कर रहा है तो डेफिनेटली वो फिर आपको क्योंकि आपका नोटिस पीरियड वो आपसे ले ही नहीं रहा तो उस कंडीशन पे एज पर कॉन्ट्रैक्ट वो आपको 1 मंथ की सैलरी पे ऑफ कर नॉर्मली नोटिस पीरियड जो होता है वो इसलिए होता है कि आपसे हैंड ओवर लिया जाए प्रॉपर। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर कोई टर्मिनेशन होता है तो उस कंडीशन में 1 मंथ का नोटिस पीरियड कंपनी पे कर देती है अगर वो 1 डे नोटिस पे फायर कर। नॉर्मली देखा बट ये गया है कि जब आपको कंपनी टर्मिनेट करती है तो वो सिर्फ आपसे हैंड ओवर ले लेती है और आपको नोटिस पीरियड पे सर्व नहीं कराती। मतलब वो यस इमीडिएट होती है क्योंकि आपको 1 मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा पे कर चुकी होती है। तो कुछ कंपनीज इस तरह करती हैं कि एम्प्लॉय को फौरन फारिग कर देती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, दैट इज कॉल्ड 1 डे नोटिस। आई एम टेलिंग यू गाइस कि वो 1 डे नोटिस पे जो है फायर करते हैं और उस कंडीशन में 1 मंथ की सैलरी कंपनी डिसबर्स कर देती ऐसे भी कंडीशन देते हैं एम्प्लॉय ने अगर 1 मंथ बाद रिजाइन कर देंगे लेकिन उन्हें सब्स्टिट्यूट मिल जाता है तो विद इन 1 वीक एटलीस्ट वो कहते हैं ओके टेक योर फुल सैलरी। दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर वो कंपनी कह रही है कि आप ना कंप्लीट करें और आप सैलरी ले लें तो वो बंदा ना करे, तो वो उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल। थैंक यू सर आमिर, थैंक यू पार्टिसिपेंट, थैंक यू वेरी मच, हाफिज। थैंक यू जी, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर, थैंक यू मैम, अल्लाह।